नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना की शुरुआत को केवल 1 साल ही हुआ है। इस दौरान यह परियोजना विचार से लेकर पहली उड़ान और उत्पादन शुरू होने तक का सफर तय कर चुकी है। पहले ही 7,000 से अधिक लोगों ने विभिन्न देशों से इसका समर्थन किया है और एकत्रित धनराशि से एक कार्यशील इंजीनियरिंग आधार तैयार किया गया, उत्पादन शुरू हुआ और असली बाजार में प्रवेश किया गया। सबसे पहले आकाश में नोवा 1 नामक एयरशिप ने उड़ान भरी। यह एक 130 घन मीटर की क्षमता वाली एक कॉम्पैक्ट उड़ने वाली प्रयोगशाला है। यह भविष्य की 2000 घन मीटर की क्षमता वाली एक कॉम्पैक्ट उड़ने वाली प्रयोगशाला है। मीटर वाली नोवा 2 मॉडल की सटीक डायनेमिक कॉपी है और इसे एरोडायनामिक्स, नियंत्रण प्रणालियों और ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नियंत्रण सामान्य रिमोट कंट्रोल, ऑफिस से और यहाँ तक कि टैबलेट से भी संभव है। साथ ही 190 घन मीटर क्षमता वाले एरोक्राफ्ट की असेंबली भी शुरू हो गई है। यह नोवा 01 के अनुभव के आधार पर बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें बेहतर एरोडायनामिक्स, 4 मुख्य प्रोपेलर और नई टेल असेंबली है। इस उपकरण के लिए पहले ही कुछ व्यावसायिक प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिनमें विज्ञापन, निगरानी और संचार जैसी आवश्यकताएं शामिल हैं। नोवा 2 नामक 2000 घन मीटर क्षमता वाला एयरशिप फिलहाल सक्रिय निर्माण चरण में है। पूरे हो चुके हैं, इसमें उसका मॉडल तैयार किया जा रहा है। सभी मुख्य घटक घूर्णन ट्रांसमिशन से लेकर टेल असेंबली तक टीम के भीतर ही डिजाइन किए जा रहे हैं। साथ ही 300 किलोवाट की अपनी खुद की गैस टरबाइन पावर यूनिट का विकास भी चल रहा है। यह यूनिट किफायती है, बिना शोर के चलती है और गैस, डीजल से लेकर तरल कोयले तक विभिन्न प्रकार के ईंधन पर काम करने में सक्षम है। यह एक सार्वभौमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में हवाई प्लेटफॉर्मों के लिए बनाया जा रहा है और अब यह अलग अलग घटकों के उत्पादन के चरण में पहुंच चुका है। खोलों के उत्पादन की शुरुआत की तैयारी की जा रही है, सामग्री खरीदी जा चुकी है, उपकरणों के लिए अग्रिम भुगतान किया गया है और स्थान निर्धारित कर लिया गया है। पहली आवरण को इस शरद ऋतु में वेल्ड करने की योजना है। इस उत्पादन की शुरुआत से कम समय में छोटे एयरशिप्स का सीरियल उत्पादन स्थापित किया जा सकेगा और पहली बार मुनाफा भी कमाया जा सकता है, संभवतः इसी साल। साथ ही अगली मॉडल्स का भी डिजाइन किया जा रहा है। 8,000 और 35,000 घन मीटर क्षमता संरचनाओं का मॉडलिंग किया जा रहा है, जिसमें कार्बन घटकों से बने कठोर ढांचे भी शामिल हैं। साथ ही हाइब्रिड लिफ्टिंग स्कीम्स विकसित की जा रही हैं, जो बैलास्ट पर निर्भरता को कम करने और उपयोगी भार को बढ़ाने में मदद करेंगी। और अब इस परियोजना को इस साल के अंत में दुबई एयर शो 2025 अंतर्राष्ट्रीय विमानन प्रदर्शनी में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के स्टैंड्स के पास प्रस्तुत किया जाएगा। जो कुछ भी शुरुआत में घोषित किया गया था, वह 1 साल में हकीकत बन गया है और यह तो बस शुरुआत है। यह सब हमारे निवेशकों की बदौलत संभव हुआ है, जिन्होंने हमारा समर्थन करते हुए बन रहे व्यवसाय के पूर्ण स्वामित्व वाले हिस्सेदार बन गए हैं, जिसकी उत्पादों और तकनीकों की बाजार में पहले से ही जबरदस्त मांग है। दोस्तों सभी को नमस्कार। हमारे पास एक और वेबिनार है जिसे हम फ्योडर के साथ हफ्ते में 2 बार आयोजित करते हैं और हम फिर से लाइव हैं। हर 2 हफ्ते में एक बार सभी का स्वागत है। हाँ, और आज हम एक बार फिर आपके साथ ताज़ा खबरें और हाल ही में हमारे साथ हुई घटनाएं साझा करेंगे और फिर से डिरिजेबल्स एयरशिप्स के बारे में बात करेंगे। यही हमारे आज के प्लान हैं। हाँ, जो लोग शुरू से ही इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे थे, उन्होंने निश्चित रूप से वीडियो क्लिप देखी होगी। आज वही ऐतिहासिक दिन है जब ठीक 1 साल पहले हम मॉस्को के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में नदी के किनारे बने एक भव्य मंच पर खड़े थे और इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत यानी प्री स्टार्ट की आधिकारिक घोषणा कर रहे थे। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, वे शुरुआत में जाकर वीडियो क्लिप ज़रूर देखें। उसमें इस पूरे साल में क्या क्या हुआ है उसकी एक संक्षिप्त झलक दी गई है। असल में एरोनोवा को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। एरोनोवा का वास्तविक गठन हमने अपने हिसाब से देखा तो असल में अक्टूबर महीने के आसपास हुआ था, जब हम ऑफिस में आए और सच में अपना काम करना शुरू किया। लेकिन खुद प्रोजेक्ट को 1 साल पूरी तरह हो गया है और इसी के साथ ही सब कुछ शुरू हुआ था। आप सभी को स्वाभाविक रूप से हार्दिक बधाई देता हूँ। हम इस साल में क्या किया और कुल मिलाकर पिछले 2 हफ्तों में क्या किया, इसका छोटा सा सारांश दे सकते हैं। सारांश वीडियो में दिया गया है। हमने पिछले 2 हफ्तों में क्या क्या किया है, मुझे लगता है कि हम इस पर चर्चा करेंगे, भविष्य की योजनाएं भी। शायद हम इसी से शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो चलो सबसे दिलचस्प और मीठी खबर से शुरू करते हैं, जो हमारे पास अब लगभग पूरी तरह से तय हो गई है और जिसकी हम सभी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। कल आप लोग हवाई अड्डे गए थे, एक नया और अद्भुत अनुभव देखा। कृपया हमें उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, जो लोग काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं, जो लोग हाल ही में हमें देख रहे हैं, उन्हें यह बता दें कि हम एक हवाई अड्डा खरीदने के लिए लगातार देख रहे थे और लगता है कि हमें वह आखिरकार मिल गया है। आज हमें सभी अंतिम दस्तावेज़ प्राप्त हो गए हैं। इन महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों के अनुसार सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हमें हवाई अड्डे की आवश्यकता है। हम एक ऐसी कंपनी हैं जो विमानन परिवहन साधनों के निर्माण और आगे के संचालन का कार्य करती है, तो हमें कहीं ना कहीं उड़ान परीक्षण आदि करने होते हैं।
बहुत से लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हम पहले नोविनकी में उड़ान भरा करते थे और अब हम वोस्क्रेसेंस्क में उड़ान भर रहे हैं, और यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि हम अपने आसमान को उन सभी लोगों के साथ साझा करते हैं जो उसी हवाई अड्डे पर नियमित रूप से उड़ान भरते हैं, हैंगर के लिए किराया देते हैं और इसी तरह की अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करते हैं। यह एक बहुत ही शानदार लेकिन एक अस्थायी समाधान था। उड़ान भरना वास्तव में बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन अब हमें और भी अधिक बार और लगातार बार बार उड़ान भरनी होगी। ये सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात यह है कि हमें अगले डिरिजेबल नोवा 2 के लिए किराए पर लेने के लिए ऐसा बड़ा और खुला स्थान नहीं मिला जिसे हम आसानी से एक उंगली के इशारे पर ले जा सकें, और इस जगह को अस्थायी और स्थायी रूप से बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अभी यह तय किया जा रहा है और यह स्वाभाविक है कि इसे अपनी ही ज़मीन पर, प्रोजेक्ट की अपनी ज़मीन पर बनाना बेहतर होगा, ताकि इसकी पूंजी बढ़े और प्रोजेक्ट के पास कुछ ठोस अपना खुद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, जो बिल्कुल स्वाभाविक है। इसी वजह से हमने कई हवाई अड्डों की तलाश की और अंततः एक उपयुक्त हवाई अड्डा ढूंढ लिया। हालांकि ये काम आसान नहीं था, भले ही हवाई अड्डे काफ़ी हैं। तुमने खुद ही नक्शा दिखाया था। हाँ, जिसे भी दिलचस्पी हो वह बस गूगल या यांडेक्स में रूस के हवाई अड्डों का नक्शा लिख सकता है और पहली ही लिंक पर उसे एक नक्शा मिल जाएगा जिसमें सभी सक्रिय हवाई अड्डे दिखाए गए हैं। इन हवाई अड्डों पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि रनवे का विवरण क्या है, उनकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी, उड़ानों का प्रमुख कौन है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, ये सारी जानकारी मिल जाती है। यह एक खुली जानकारी है, लेकिन स्वाभाविक रूप से केवल नागरिक हवाई अड्डों की। और इन हवाई अड्डों में से एक, जो इस नक्शे में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, जल्द ही हमारा अपना होगा, हमारा और आपका। बिल्कुल, हाँ, अगस्त महीने में यह सब होना चाहिए। अभी वहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण स्थिति है। हम उस इलाके की स्थानीय प्रशासन के साथ जहाँ यह वास्तव में स्थित है और विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं के साथ जिनसे संपर्क करना अत्यंत आवश्यक और ज़रूरी है, बातचीत शुरू कर रहे हैं। कुल मिलाकर हम इन सभी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे खोज मिलने पर भी बधाई दी जा सकती है। खोज मिलने पर तो हार्दिक बधाई दी जा सकती है, लेकिन खरीदने पर तब वास्तविक बधाई देंगे जब आप इसे पूरी तरह से खरीद लेंगे, जब आप अनुबंध पर विधिवत हस्ताक्षर करेंगे और अपनी पहली भुगतान राशि करेंगे। भुगतान किस्तों में ही होगा। अल्लीलुया, यह अब पूरी तरह से तय हो गया है, क्योंकि पूरी राशि एक साथ देना संभव नहीं है। अभी तो यहाँ मेदवेदेव का वह प्रसिद्ध वाक्य, लेकिन आप लोग टिके रहिए, बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ हाँ, लेकिन कुल मिलाकर सब कुछ शानदार ढंग से हो रहा है। हमारे पास अब भी शेल निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और इसी शेल निर्माण के साथ हम शेल बनाएंगे। नोवा 2 की असेंबली, और यह नोवा 2 की असेंबली अब हमारे अपने हवाई अड्डे पर होगी। ये बहुत ही शानदार है मेरी राय में, और मोटे तौर पर कहें तो बस आज ही यह जानकारी और भी अधिक पक्की हो गई है और आज इस प्रोजेक्ट को एक पूरा साल हो गया। काफ़ी प्रतीकात्मक है ना? हाँ। और अगर तुम्हें याद हो तो क्या तुम कोई विशेषता साझा कर सकते हो, जैसे कि कुछ हवाई अड्डे से जुड़ी बातें? शायद वहाँ कितने हेक्टेयर हैं, कौन कौन सी इमारतें पहले से बनी हुई हैं और हमें आगे क्या क्या करना है, अगर हम अभी ऐसी जानकारी साझा कर सकते हैं। हाँ, वहाँ एक छोटा सा हैंगर है जिसमें नोवा 01 और एक एरोप्लेन दोनों ही आसानी से आ सकते हैं, और यह दोनों सच में पूरी तरह से आ भी सकते हैं। तो समझ में आता है, वहाँ एक लंबा और चौड़ा रनवे है, एक कंक्रीट का बना हुआ और एक मिट्टी का बना हुआ, और साथ ही कुछ अत्यंत उपयोगी कमरे भी हैं, एक छोटा सा आरामदायक घर और एक विशाल गैराज जो एक बड़े गोदाम जैसा है। हाँ, ट्रैक्टर के लिए। वहाँ ट्रैक्टर है क्योंकि पूरे मैदान की घास को लगातार काटना पड़ता है और उसे अच्छी हालत में रखना होता है ताकि वह झाड़ियों से न भर जाए। खुद हवाई अड्डे की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, चौड़ाई में थोड़ा कम है। अधिकतर हवाई अड्डे में सभी लंबी पट्टियाँ होती हैं। पट्टियाँ मतलब एक पट्टी जो कहीं जंगल में होती है जहाँ से विमान उड़ सकता है और विमान की तरह ही वहाँ उतर भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें तो विमान की तरह उड़ान नहीं भरनी। हमारे लिए तो चक्र टेक ऑन ऑफ के लिए शर्तिया तौर पर, जहां एयरशिप्स कम ऊंचाई वाले बड़े मूरिंग्स के चारों ओर घूमेंगे, यानी हमें रनवे की ज़रूरत नहीं है बल्कि आदर्श रूप से एक चौकोर मैदान चाहिए। तो लगभग ऐसी ही जगह की तलाश में हमने यह एरोड्रोम ढूंढा। जैसा कि मैंने कहा, ये लंबाई में थोड़ा सा 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, चौड़ाई में 1 किलोमीटर से कम है। तो ये एक आयताकार जैसा बनता है। हाँ, अंडाकार है, न तो कोई पेड़ है न कुछ और।
समतल ज़मीन है, सब कुछ वाकई शानदार है, एक सुंदर जगह में स्थित है। मुझे लगता है आप सब वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे और हम कई बार देखेंगे कि वे कैसे उड़ते हैं, हर नई मशीन की उड़ान का जश्न मनाएंगे। हम वहाँ अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करेंगे, सम्मेलन भी। वहाँ और क्या होगा, अलग अलग मुलाकातें, हाँ जन्मदिन भी, और भी बहुत कुछ। मुझे यह समझ में आता है कि वहाँ काफ़ी जगह है, इसलिए वहाँ जो एक हैंगर है जिसमें नोवाया 01 और एरोलेट आ सकते हैं, उसके अलावा क्या पास में और भी कुछ बनाया जा सकता है? ज़रूरी है, अगस्त में ही शुरू करना ज़रूरी है। सौदा पूरा हो जाएगा और अगस्त में ही शुरू करना बेहतर होगा, क्योंकि भले ही वह अस्थायी संरचना हो जिसे मैं अपने मोइलिंग कहता हूँ, उसके लिए भी नींव तैयार करनी होगी, स्लैब डालनी होगी, वहाँ बिजली ले जानी होगी। कुल मिलाकर बहुत तरह तरह की खोजाइस्तनाए गतिविधियाँ हैं और उन्हें समय और पैसों के हिसाब से उत्पादन ढांचे के साथ मेल खाना चाहिए, बाकी सब चीज़ों के साथ भी। वहाँ भुगतान की सूची में जाहिर है कई चीज़ें पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। जनरेटर, इंजन की आधी राशि पहले ही चुका दी गई थी, अब शिपमेंट होगी तो बाकी आधी राशि का भुगतान करना होगा। कुछ मशीनों के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया गया है। कुल मिलाकर बहुत सारे काम हैं और ये सब कुछ अभी इसी महीने से शुरू करना ज़रूरी है। और अगर सब कुछ अनुकूल परिस्थितियों में होता है तो सब कुछ एक के बाद एक ठीक वैसे ही होना चाहिए। जब आवरण तैयार हो जाएगा तो वहाँ जगह भी तैयार होनी चाहिए ताकि हम उसका निरीक्षण कर सकें और आंतरिक नियंत्रण के तहत उसे सशर्त रूप से स्वीकार कर सकें गुणवत्ता की दृष्टि से कि और फिर हम वहाँ ही एयरशिप की असेंबली शुरू करेंगे। वैसे दोस्तों, बढ़ी हुई संभावनाओं और खर्चों के मद्देनज़र जो इस समय एरोनोवा कंपनी के सामने हैं, सोलर ग्रुप कंपनी ने ठीक 4 अगस्त से कई नए और आकर्षक प्रमोशनल ऑफ़र शुरू किए हैं ताकि अतिरिक्त निवेश को और अधिक प्रोत्साहित किया जा सके। मैं सभी को सलाह देता हूं कि अपने पर्सनल अकाउंट में जाएं, ऑफर सेक्शन में। वहां ये सभी ऑफर विस्तार से बताए गए हैं। मैं बस संक्षेप में बता देता हूं। ये पहली ऑफर है जो दोनों प्रोजेक्ट्स के सभी निवेशकों के लिए है। ऑफर यह है कि किसी भी प्रोजेक्ट में हर $100 के निवेश पर आपको 10% की शानदार छूट मिलती है। ये बहुत ज़रूरी है कि भुगतान की कुल राशि $100 या उससे अधिक हो और हर पूरे $100 पर आपको 10% की शानदार छूट मिलती है। और दूसरी विशेष ऑफर ये सभी पार्टनर्स के लिए उपलब्ध है जिसका नाम है बड़ी रेस। ये 4 अगस्त से लेकर 4 नवंबर तक चलेगी, यानी पूरे 3 महीने तक यह बेहतरीन ऑफर सक्रिय रहेगी। यह कंपनी आपको नकद पुरस्कार प्रदान करेगी अगर आप अपना पार्टनर स्टेटस सफलतापूर्वक बढ़ाते हैं या आपकी पहली लाइन के पार्टनर्स का पार्टनर स्टेटस भी बढ़ता है। सभी ऑफर्स की पूरी जानकारी आप अपने पर्सनल अकाउंट के ऑफर्स सेक्शन में देख सकते हैं। इसलिए ज़रूर भाग लें, इसमें हिस्सा लें और चलिए नए लोगों और निवेशों के प्रवाह को प्रोत्साहित करें जो इस समय हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो उम्मीद है कि मैंने यहाँ सब कुछ बता दिया है। अब पार्टनर रेस के बारे में, हमारे यहाँ अभी पार्टनर रेस एयरड्रोम पर शुरू हो रही हैं। हाँ, हम निश्चित रूप से इस पर भी आएंगे, लेकिन चलो इस महत्वपूर्ण मुद्दे को भी छू लेते हैं। कल पहली बार ऐसा होगा। आपने अगर वीडियो में देखा हो तो पहले भी छोटी छोटी ग्रुप्स आई थीं, लेकिन वो सब कुछ अचानक स्वतःस्फूर्त और इसी तरह की चीज़ें थीं। कल पहली बार संगठित निवेशकों और जागरूक लोगों का एक ग्रुप हमारे पास वस्क्रेसेंस्क आ रहा है। हम सार्वजनिक उड़ानें आयोजित करेंगे, लोगों को तकनीक से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराएंगे। यह बहुत ही दिलचस्प नज़ारा होगा। जब एयरशिप उड़ता है तो स्वाभाविक है कि हम सबके साथ ये अनुभव साझा करना चाहते हैं। हम कई ग्रुप्स में लोगों को लाएंगे, तो शुक्रवार से शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है सभी इच्छुक लोग ज़रूर, मुझे अभी शेड्यूल के बारे में नहीं पता कि ये कब होगा, ये हर शुक्रवार को होगा। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ सब कुछ मौसम पर बहुत निर्भर करेगा। हाँ बिल्कुल, वैसे तो हर शुक्रवार को ही होगा। तो जानकारी खोजते रहें। उम्मीद है कि यह जानकारी आम ग्रुप्स और चैट्स में आ जाएगी कि कैसे रजिस्टर करें, कैसे जाएं, कैसे देखें। कुल मिलाकर जान लीजिए कल से ये सब शुरू हो रहा है। हम कल ही निकलने की योजना बना रहे हैं। हम निश्चित रूप से रिपोर्ट करेंगे और शूटिंग भी करेंगे। जो भी प्रतिभागी वहाँ जाएंगे वे अपनी पहली भावनाएं और महत्वपूर्ण अनुभव अवश्य साझा करेंगे। अगर
वेबिनार में अभी कोई ऐसा है जो कल जा रहा है तो कमेंट में लिखें मैं जा रहा हूँ, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन खुशकिस्मत लोग कल सबसे पहले यह सब देखेंगे। या फिर मैं चाहता हूँ लिखें, ताकि हमें समझ में आए कि ऐसे कार्यक्रम कितनी बार आयोजित करने चाहिए। हाँ, चलो और विस्तार से बात करते हैं कि इन 2 हफ्तों में हमारे यहाँ और क्या-क्या रोचक घटनाएँ हुई हैं। हमारे यहाँ एक पूरे हफ्ते तक 5 दिन तक हमारे सभी इंजीनियर टी-फ्लेक्स प्रोग्राम के तहत गहन प्रशिक्षण ले रहे हैं। क्या आप कृपया विस्तार से बता सकते हैं कि यह प्रोग्राम वास्तव में क्या है? इतनी गहराई से ज्ञान क्यों ज़रूरी है और विशेष रूप से अभी क्यों? पहले एयरशिप्स जो अभी यहाँ विकसित किए जा रहे हैं, वे मुख्य रूप से उड़ने वाली प्रयोगशालाओं की तरह हैं, या कहें कि वे प्रयोगात्मक नमूने, मॉडल आदि हैं, ताकि किसी समाधान को जल्दी से आजमाया जा सके। यह बेहतर है, यह कम अच्छा है, यह कुछ नया है, काम किया या नहीं किया, यानी यह एक तेज़ी से विकसित होने वाली प्रक्रिया है। इसे किया जा सकता था, और हमने इसे आंशिक रूप से, मैं कहूँगा कि एक तरह के आईटी हाउस में संगठित किया था। कोई सॉलिड में काम करता है, कोई कंपेस में, कोई एनएक्स, काटिया और न जाने क्या क्या, मतलब सब कुछ यहाँ पर आसानी से और पूरी तरह से उपलब्ध है। हर तरह के ब्लेंडर भी? और 3D मैक्स में भी, मतलब हर चीज़ में, हर एक सॉफ्टवेयर और हर एक प्रक्रिया में। लेकिन जब बात आती है किसी सीरियल तकनीक को बनाने की और उसके बाद उसकी आधिकारिक सर्टिफिकेशन प्राप्त करने की, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि इसमें कोई भी काम अधूरा अधूरा या किसी भी तरह से जैसे तैसे नहीं किया जा सकता है। हर कदम पर पूर्णता और सटीकता आवश्यक है। और ये अभी भी हमारे देश में व्यापक रूप से प्रैक्टिस किया जा रहा है, क्योंकि सभी लोग ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से विदेशी है, और विदेशी कंपनियां अब यहाँ से चली गई हैं। कुछ चीज़ें रूसी मूल की हैं और कुछ अन्य चीज़ें इधर उधर से प्राप्त की गई हैं। कुल मिलाकर ये कंपनियां बहुत पहले से काम कर रही थीं, और प्रक्रियाएं ऐसी थीं, कह सकते हैं विकासात्मक। कुल मान से शुरू होकर पहले ऑटोकैड, फिर शर्तिया तौर पर कुछ सीमेंस सेंटर्स, और अब वहाँ किसी नई चीज़ पर पुनः संयोजन हो रहा है। तो हम जो अभी बिल्कुल शुरुआत में हैं, सीरियल उपकरणों के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को एक एकीकृत डिजिटल माध्यम में बहुत आसानी से और अधिक प्रभावी ढंग से शुरू कर सकते हैं। सही तरीके से बनाना। हाँ, और वैसे भी कई तरह के विस्तृत और व्यापक गोश्त मानक हैं, जो विमानन तकनीक, अंतरिक्ष तकनीक के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सावधानीपूर्वक विनियमित करते हैं, नागरिक, सैन्य और अन्य क्षेत्रों के लिए भी। और तुम इन सभी गोश्त मानकों का पालन कर सकते हो, भले ही कागज़ पर बना रहे हो। वहाँ कुछ निश्चित प्रक्रियाएं और अनुक्रम होते हैं। सशर्त रूप से परियोजना की शुरुआत से ही NIOKR वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रायोगिक डिज़ाइन विकास को सही तरीके से शुरू किया जाना चाहिए, यानी एक आदेश जारी होना चाहिए। आदेश देता हूँ कि अपने प्रस्ताव दें, तकनीकी कार्य विवरण TZ तैयार करें, NIOKR शुरू करें, और कुल मिलाकर ये सब कुछ चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से और सही तरीके से दस्तावेजीकरण भी होना चाहिए, और टी-फ्लेक्स ने अपने सॉफ्टवेयर में इन सभी प्रक्रियाओं को एकीकृत कर दिया है, इन शर्तों के साथ कि NIOKR, OKR और सीरियल प्रोडक्शन के लिए आवश्यक गोश्त मानकों से शुरुआत करते हुए और अंत में इसी CAD सिस्टम तक, जिसमें आप बस ठोस मॉडलिंग या 2D ड्राइंग बना सकते हैं। हालांकि अब 2D की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही ठोस मॉडल से ESKD के अनुसार 2D में बदल देता है। फिर गणनाएं होती हैं, फिर सशर्त तकनीकी कार्ड्स, फिर CNC मशीनों के लिए पोस्ट प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, और यह सब हम CRM के साथ मिलकर करते हैं, जिसमें पूरे उद्यम की संगठनात्मक संरचना, सभी कार्य योजनाएं शामिल होती हैं। जिम्मेदार नियंत्रण, स्वाभाविक रूप से एक्सेस, उत्पाद की पूरी आर्किटेक्चर का संग्रहण, यानी अधिकतम रूप से पूरे उद्यम का चक्र एक ही सॉफ्टवेयर में समाहित है। और यह सॉफ्टवेयर न केवल अत्यंत सुविधाजनक है, बल्कि इसे शर्तिया, गोश्त, ASCII आदि के उच्च मानकों के अनुसार बनाया गया है। यानी यूं कहें तो यह एक तरह की विस्तृत चेकलिस्ट है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर के अनुसार कार्य करते हैं, तो आप कुल मिलाकर 99% चीज़ें बिल्कुल सही करते हैं। तो क्या ये एक तरह की CRM सिस्टम भी है? हाँ, इसमें CRM भी शामिल है। ये एक तरह की मार्गदर्शिका भी है, अगर बड़े पैमाने पर देखें।
बजाय इसके कि सब कुछ बहुत से लोग जाहिर है वैसे भी सब जानते हैं, पढ़ते हैं वगैरह। लेकिन कुल मिलाकर जब आप ऐसी एक साझा प्रणाली में काम करते हैं तो यह काफ़ी आसान हो जाता है। और हाँ, अभी प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण को वहाँ कई चरणों में बांटा गया है। अभी पहला चरण यही है, ये स्पष्ट है, CAD CAM KE सिस्टम्स। ये ठीक ठाक मॉडलिंग के बारे में है। हाँ, मॉडलिंग के बारे में, गणनाओं के बारे में, उत्पाद की संरचना बनाने के बारे में, असेंबली बनाने के बारे में, उन असेंबली के वर्जन बनाने के बारे में, और इसी तरह आगे। कुछ शुरुआती महीनों तक हमारे इंजीनियरों ने खुद ही T-Flex नामक इस विशेष सॉफ्टवेयर का गहन अध्ययन किया। हमने दरअसल एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मॉडल के एक समर्पित आर्काइविस्ट को बैठाया, यानी वह व्यक्ति जिसे विभिन्न प्रोग्रामों से सभी आवश्यक ड्राइंग्स और विस्तृत डिज़ाइन मिलती हैं। वह हमारे यहाँ निश्चित रूप से T-Flex में ही बैठा था और मुख्य असेंबली T-Flex में ही सफलतापूर्वक और कुशलता से बना रहा था। कुछ लोग पहले ही शुरू कर चुके थे, यानी वे स्थानांतरित हो रहे थे। कुछ लोग T-Flex में सॉलिड मॉडलिंग की ओर बढ़ रहे थे, कुछ गणनाओं की ओर, और इसी तरह आगे। मैं कहूँ तो सबने कोशिश की, गलतियाँ की, किसी ने कुछ समझा, किसी ने नहीं समझा, लेकिन सभी ने अनुभव ज़रूर हासिल कर लिया। और अब हम जल्दी से पहले कोर्स के रूप में सब कुछ दोबारा देख रहे हैं, एक बार फिर से जो बातें समझ में नहीं आई थीं उन्हें क्लियर कर रहे हैं। तो वहाँ वही फंक्शनें की जा सकती थीं, बस ये देखना था कि बटन कहाँ हैं, या फिर पुराने तरीके से खुद ही कुछ घुमाना, बनाना वगैरह, और ये सब अब बीत चुका है। अब असेंबली का परिचय भी बहुत ज़रूरी है, वर्जन के हिसाब से और बाकी चीज़ों के लिए भी। और यही है ये लर्निंग साइकिल। अब वे 1 हफ्ते तक पढ़ाई करेंगे, फिर कुछ महीने बीतेंगे और वे सारी जानकारी का इस्तेमाल करेंगे, और साल के अंत तक हमें इस पूरे PLM को CRM और बाकी सब के साथ पूरी तरह से कार्यशील बनाना है, ताकि यह हमारी सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सके और दक्षता में सुधार ला सके। फिलहाल हमारे पास CRM के लिए थोड़ा बहुत काइटन जैसा प्लान है, जो कि एक अंतरिम समाधान है, लेकिन अंततः सब कुछ वहीं शिफ्ट हो जाएगा। और सच में यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारी भविष्य की कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने सर्टिफिकेशन के बारे में ये कहा था कि नोवो 8 साइज़ के उपकरण, उदाहरण के लिए, वे निश्चित रूप से टाइप के हिसाब से प्रमाणित होंगे, और इस R&D, अनुसंधान और विकास को आधिकारिक तौर पर शुरू किया जाएगा। हमारा मुख्य इरादा है कि यह सब कुछ खास तौर पर T-Flex के माध्यम से ही किया जाए, ताकि यह प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। जब यह हमारे यहाँ लागू हो जाएगा और सभी प्रक्रियाएं डिजिटल रूप में चलेंगी। वैसे ये शायद पहला नहीं होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से पहला ऐसा एयरशिप R&D होगा जिसकी शुरुआत डिजिटल स्पेस में हुई है, 100%। वैसे मेरी समझ के अनुसार ये प्लेटफॉर्म रूसी मूल का है। हाँ, एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है स्टैनकिन। स्टैनकिन के पूर्व छात्रों ने इसे बनाया है। ये बहुत पहले आया था, लगभग उसी समय जब ऑटोकैड आ रहा था, तब यह भी आया था। लेकिन इसने अपनी तरह से विकास किया और ऑटोकैड ने अपनी तरह से। T-Flex में शानदार पैरामीटराइजेशन है। ये एक सुविधाजनक फीचर है जब आप वहाँ सभी मापों को फॉर्मूलों के जरिए जोड़ देते हैं और आपको पूरी असेंबली को मैन्युअली फिर से बनाना नहीं पड़ता। आप वहाँ कोई माप बदलते हैं, पुनर्गणना पर क्लिक करते हैं, और वह पूरी असेंबली अपने आप अपडेट हो जाती है। यह सुविधाजनक है। इसी पैरामीटराइजेशन के कारण वे उस समय प्रतिस्पर्धा में आगे थे। उनके पास सबसे मजबूत पैरामीटराइजेशन था जब बाकी सभी इसे अपनाना शुरू ही कर रहे थे। और अब वे पूरी तरह से एंटरप्राइज मैनेजमेंट की ओर बढ़ गए हैं। यह भी सुविधाजनक है। साथ ही, जैसा कि मैं समझता हूँ, ये मंच कर्मचारियों के बीच दस्तावेज़ों के आदान प्रदान को सुरक्षित बनाने की भी सुविधा देता है। हाँ, व्यवस्थित करने के साथ साथ उसे सुरक्षित भी बनाता है। मुझे लगता है अब हम अगले सवाल पर जा सकते हैं। मुझे पता है कि हमारे पास प्रशिक्षण के लिए हवाई अड्डे पर सक्रिय रूप से दौरे हो रहे थे। नोवा 01 एयरशिप पर उड़ान भरी गई थी। वहाँ हमारे पास क्या बदलाव, खबरें हैं, क्या परीक्षण किए गए? क्या जांचा, परीक्षण किया? क्या हमारे यहाँ डॉकिंग हुई थी? हाँ, डॉकिंग हुई थी। फिलहाल ये सब कुछ मैनुअल मोड में ही हो रहा था। वहाँ उस डॉकिंग लॉक की एक संरचना है जो पूरी तरह से हमारी अपनी डिज़ाइन है, और
स्वाभाविक है, सब कुछ पूरी तरह से हमारी अपनी डिज़ाइन है। एक दुविधा या कहें एक बहस भी उठी थी। कुछ बहसें इस बात को लेकर भी हुईं कि क्या वास्तव में एक विशाल एयरशिप को निचले डॉकिंग पॉइंट पर सुरक्षित रूप से लाना संभव है या नहीं, क्योंकि आमतौर पर एयरशिप को हाथों से पकड़ा जाता है या कोई मोबाइल मशीन होती है जो एयरशिप की तुलना में थोड़ी ज़्यादा आज़ादी देती है, जिससे उसे निशाना बनाया जाता है। फिर भी आखिरकार कोई इंसान ही आकर सब कुछ जोड़ता था, और यहाँ तो बस एक सा ठूंठ है। कुल मिलाकर कई तरह के मैकेनिज्म सोचे गए और हमने अब तक जो सबसे सफल समझा उसे चुना। इसमें बस कुछ निश्चित गाइडिंग रेल्स होती हैं। यहाँ काफ़ी बड़ा फासला है और एक छोटा सा ठूंठ है। यहाँ तक कि अगर ये ठूंठ गाइडिंग रेल्स के सहारे यहाँ आता है तो वह लॉक में फंस जाता है। कुल मिलाकर एयरशिप को स्वाभाविक रूप से समझना चाहिए कि पायलट या ऑटो पायलट किस दिशा में है, हवा किस दिशा से आ रही है, और उसे अपनी नाक हवा की दिशा में या हवा के विपरीत करनी चाहिए। लैंडिंग के बाद उसे थोड़ा आगे बढ़ना है और ठीक उसी से जुड़ जाना है। वहाँ आप लगभग सीधे ही नीचे उतर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ता है, चाहे वह एयरशिप को हो या फिर किसी मैकेनिज्म को। कुल मिलाकर एक मजबूत पकड़ की व्यवस्था करनी होती है। फ़िलहाल हम खुद ही इस एयरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं और यह वाकई में बहुत ही हैरान करने वाला अनुभव है। पहली बार में यह बिल्कुल भी नहीं हो पाया था, लेकिन दूसरी बार में, जैसा कि आसानी से समझ में आता है, मैनुअल कंट्रोल पर हम बहुत ही आसानी से उस ठूंठ पर ऐसे ही उतर गए और एयरशिप बिना किसी गाइडिंग रेल्स के भी सफलतापूर्वक जुड़ गया। यानी वहाँ शुरू में एक छोटा सा मैकेनिज्म था, लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास ऐसे छोटे छोटे गाइडिंग रेल्स। यहाँ पर तुरंत लॉकिंग मैकेनिज्म है और यह फिर से उसी चीज़ की स्केल मॉडल है जो नोवा 2 पर स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पर और भी एंटेना जैसी चीज़ें होनी चाहिए, लगभग इसी आकार की, इसी फैलाव के साथ, ताकि नोवा 2 पर जो होगा उसकी नकल की जा सके। इन एंटेना के बिना सिर्फ इसी छोटे मैकेनिज्म से पहली बार वो चलता है और फिर अचानक ओप! फिर हमने प्रोपेलर को पीछे घुमा दिया, पीछे हट गए, टेल रडर ने थोड़ा सा मोड़ दिया, प्रोपेलर आगे किया और पकड़ में आ गया। ऑटोमेटिक मोड में मुझे लगता है कि वह ये सब और भी सटीकता से करेगा। अभी हम ठीक उसी ऑटोमेटिक मोड तक पहुंच गए हैं। बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें सामने आ रही हैं, सॉफ्टवेयर में भी, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सीमा पर भी, और ख़ुद हार्डवेयर के साथ भी। अभी हाल ही में एक और महत्वपूर्ण आर्टिफैक्ट सामने आया है। हमारे पास मुख्य पावर लाइन का एक बड़ा ब्रेकर है जो ठीक उसी समय मार्चिंग इंजन, टेल फिन और टेल स्टीयरिंग डिवाइस को निरंतर और प्रभावी ढंग से पावर सप्लाई करता है। वहाँ बैटरियाँ अलग अलग प्रकार की हैं। एक बैटरी इन सभी आवश्यक चीज़ों के लिए है और दूसरी कंप्यूटर और वीजीएस सिस्टम को शक्ति प्रदान करती है, जो पंखे और अन्य उपकरणों को सुचारू रूप से चलाती है। और जब रिले ब्रेकर मुख्य पावर सप्लाई को बंद करता है, फिर उसे दोबारा से चालू करता है। ठीक चालू करने के उस विशेष पल में ये सर्किट्स आपस में बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं होते। यानी जो कंप्यूटर के लिए है, जो सेकेंडरी है 48 वोल्ट की, और जो 24 वोल्ट की पावरफुल है, जिसे हम शर्तिया तौर पर ऑन बोर्ड मान सकते हैं, वे आपस में बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं हैं। लेकिन जब 48 वोल्ट वाली ब्रेकर काम करती है, चालू होती है, तो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करना पूरी तरह से बंद कर देता है। यह एक दिलचस्प आर्टिफैक्ट है। जाहिर सी बात है, वहाँ शायद कोई विद्युत डिस्चार्ज हो सकता है, कुछ संवेदनशील चीज़ों को शील्ड करना पड़ेगा, और भी कई अन्य सुरक्षात्मक उपाय करने होंगे, वगैरह वगैरह। ये पहली बातें हैं जो दिमाग में आती हैं। लेकिन कल ऐसा लगा कि हमने पता लगा लिया, समझ गए, और ऐसी ही कई छोटी छोटी बातें अलग अलग निकल कर आ रही हैं। इसीलिए नोवो 01 को बनाया गया था ताकि वह कलाकृतियों का पता लगा सके। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जब हम बटन दबाएंगे और वह डॉक हो जाएगा, जब हम ये सारी छोटी छोटी बातें ठीक कर लेंगे और चिंता करना पूरी तरह से छोड़ देंगे, तो सबसे अधिक संभावना है कि यह बहुत जल्द ही होने वाला है। क्योंकि सब कुछ पहले से ही काम कर रहा है, सब कुछ पहले से ही समझ में आ गया है। लेकिन फिर भी जांच की प्रक्रिया में छोटी छोटी बातें सामने आती रहती हैं। हम उन्हें हटाते हैं, दूर करते हैं। अगले हफ्ते कम से कम मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बटन दबाएंगे, वह खुद से वीडियो कैमरों के ज़रिए वह खुद ही अपने बिंदु निर्धारित करेगा। हम बस ऐसे ही खड़े रहेंगे, वह खुद ही उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेगा और मजबूती से थाम लेगा। यह एक तरह से हमारी बड़ी जीत होगी।
हाँ, ये कुछ इसी तरह से होगा। कह सकते हैं ये पहले परीक्षण चक्र की निश्चित और सफल समाप्ति होगी। हाँ, इसके बाद एक दूसरा और अधिक व्यापक तथा महत्वपूर्ण चक्र है जो काफ़ी बड़ा और बेहद दिलचस्प है, जिसके बारे में हम आपको थोड़ी देर बाद विस्तार से और अधिक जानकारी प्रदान करेंगे। वैसे मुझे ये समाधान पसंद आया कि हमारा डॉकिंग नोड खुद एयरशिप के नाक वाले हिस्से पर नहीं बल्कि गोंडोला पर स्थित है, जिससे इसका फ्लूगिंग रेडियस कम हो जाता है, यानी हम इस तरह से जगह बचाते हैं। हाँ, सौभाग्य से रूस में जगह बहुत है, ऐसा समाधान जैसे खुद ही सामने आ गया हो। हाँ, और इसके अलावा जब एयरशिप नाक से पकड़ा जाता है और फ्लूगिंग करता है, अगर वह एक छोटा कठोर प्रकार का एयरशिप है जिसमें आप सीधे एयरशिप के मुख्य ढांचे से होकर नाक वाले हिस्से से बाहर जा सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर यह कुछ छोटा है जिसमें गोंडोला अलग है, तो वह गोंडोला जो चारों ओर फ्लूगिंग करती है, उसके पीछे भागना और उसमें सामान लोड या अनलोड करना अपने आप में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्वाभाविक है जब वह गोंडोला से जुड़ा होता है, जब गोंडोला अपनी जगह पर होती है। हाँ, वह घूमती है और आगे पीछे होती है, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग के समय एयरशिप को फिक्स किया जा सकता है। और सबसे पहली बात, हवा हमेशा इधर उधर नहीं चलती और टेल रडर डिवाइस भी उसे आसानी से थोड़ा स्थिर कर सकता है। कुल मिलाकर सब कुछ बहुत ही आसान और अत्यंत सुविधाजनक है। इसके अलावा एक विशेष प्लेटफॉर्म भी थी, मैंने देखा। मैं उस दिन वास्तव में बस मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि एक बहुत ही विशेष प्लेटफॉर्म बनाई गई थी। लैंडिंग गियर के लिए। हाँ, ये एक तरह की नकल है कि फिर से नोवा 2 के लिए भी ऐसा ही किया जाएगा। मैंने शायद पिछले वेबिनार में पहले ही बताया था, मुझे यह बताना चाहिए था कि यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर ध्यान देना चाहिए। तो बताने की बात यह है कि चूंकि वह निचले डॉकिंग पॉइंट से जुड़ा होता है और खुद एयरशिप ऊपर होता है, और जब साइड से तेज़ हवा चलती है तो यहाँ एक काफ़ी बड़ा लीवर बन जाता है और एयरशिप स्वाभाविक रूप से झुक जाता है और एक पहिए पर दबाव डालता है। लैंडिंग गियर पर लोड। हाँ, क्योंकि लैंडिंग गियर में 2 पहिए होते हैं और अधिकतम लोड वही होता है जो अधिकतम गणना के समय आता है। सामान्यतः हम 15 मीटर प्रति सेकंड तक की हवा में निचले डॉकिंग पॉइंट पर छोटे एयरशिप, खासकर नोवा 2 जैसे एयरशिप को फिक्स कर सकते हैं। बड़े एयरशिप के साथ यह थोड़ा आसान होता है। उनमें गोंडोला नाक के करीब होती है क्योंकि द्रव्यमान का संतुलन आगे होता है और फिक्स करना आसान हो जाता है। कुल मिलाकर नोवा 2 पर ऐसे साइड विंड गस्ट के दौरान एक पहिए पर लोड लगभग 1 टन तक पहुंच सकता है। अगर वहां सामान्य मिट्टी है तो पहिया आसानी से धंस सकता है समय के साथ। हाँ, मतलब 1 घंटा 2-3 ऐसा कुछ समय। ऊपर से नमी भी है और इस कारण मिट्टी भी गीली है। हाँ, और इसी वजह से पहिए के नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाना ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा नहीं होता। नोवा 2 में पहिया लगभग 4 मीटर का होगा। जैसे पट्टीदार नींव होती है, वैसे ही आप मेटल शीट भी बिछा सकते हैं। कुल मिलाकर नोवा 2 में ऐसा ही होगा, तो इसी वजह से नोवा 01 में भी ऐसा ही किया गया। यह कहा जा सकता है कि यही हमारी रनवे है जो एयरशिप्स के लिए ज़रूरी है, बस इतना ही, एक छोटा सा हिस्सा। यह जगह फ्लू गियरिंग के डॉकिंग के लिए बनती है, वैसे भी देखो, हालांकि नहीं। ये निर्भर करता है कि मूरिंग मस्त कहाँ है। उदाहरण के लिए, जब मूरिंग मस्त बहुत बड़ी और ऊंची होती है तो सुरक्षा के सभी मानकों के अनुसार एयरशिप को काफ़ी दूर ले जाना पड़ता है। अगर हवा चलने लगे तो टेक ऑफ के समय आप शेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मूरिंग पॉइंट से वहां से दूर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस अनडॉक करना है और बस आप सीधे वर्टिकली ऊपर जा सकते हैं। तो हाँ, वैसे मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। इसे एक टेकोनफ लैंडिंग पैड भी कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ से उड़ान भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। अगर विशेषज्ञों की बात को हम मानें तो डिरिजेबलिस्ट म्यूजिकेविच ये कहते हैं कि अब तक कोई भी डिरिजेबल इस तरह से कभी भी नहीं उतरा या कम मूरिंग पॉइंट से नहीं उड़ा जब सब कुछ इतना अधिक आसान और सरल हो। लोग हमेशा न जाने क्यों लगातार कुछ जटिलताएं, कुछ अविश्वसनीय तंत्र, अतिरिक्त यांत्रिक या स्वचालन उपकरण, जैसे कि रेल पर कुछ चल रहा हो, सब कुछ बस सीधा साधा नहीं बल्कि कुछ नया और अलग ही होना चाहिए, ईजाद करते रहते थे। हाँ, इन्होंने यह पहले ही सोच ही लिया है। हो भी गया। और इसके अलावा लगातार उड़ान परीक्षण भी किए जा रहे हैं, प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी एकत्र की जा रही है। ये बिल्कुल सही है। असल में सारे एल्गोरिदम पहले ही लिखे जा चुके हैं, डेटा भी इकट्ठा हो चुका है। मुख्य बातें जो वहाँ डाली गई थीं। हाँ, अब सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट है। अभी उड़ानों के हिसाब से
अब पृथ्वी के पास पूरी तरह से स्वचालित मोड में संचालन के लिए उन्नत एल्गोरिदम और जटिल लॉजिक तैयार किए जा रहे हैं, जो भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं और मिशनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मान लीजिए कि एक दूरस्थ ऑपरेटर है, वह अपना टैबलेट खोलता है और देखता है कि एयरशिप कहीं नक्शे पर एक विशिष्ट जगह पर स्थित है, और फिर वह यह भी देख सकता है कि वह संभावित रूप से किन किन अन्य स्थानों पर भी हो सकता है। वह किस स्थिति में हो सकता है, क्या वह निचले बिंदु पर, नाक वाले बिंदु पर, या किसी अतिरिक्त उपकरण से बंधा हुआ है, या वह हैंगर में है, और इन सभी घटनाओं से आगे के परिदृश्य विकसित होते हैं कि आगे क्या होगा। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है, और अब ये परिदृश्य तैयार किए जा रहे हैं तर्क संगत दृष्टिकोण से, बस एक तार्किक श्रृंखला के रूप में कि आगे क्या होगा, और साथ ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के सटीक संस्करण के साथ, और कौन कौन से अतिरिक्त उपकरण और अन्य आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए ताकि यह संपूर्ण इंटरैक्शन पूरी तरह से स्वचालित मोड में सुचारू रूप से हो सके। यही वास्तव में परीक्षणों का दूसरा महत्वपूर्ण चरण या दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है। तो जो हमारे निकट भविष्य के लिए निर्धारित है, योजनाएं, लक्ष्य, कार्य जिनकी योजना बनाई गई थी, अभी सब कुछ अर्ध स्वचालित मोड में ही हो रहा है, और जब तक यह पूरी तरह से स्वचालित नहीं हो जाता, तब तक यह स्पष्ट है कि यह सब कुछ नोवा 2 पर पूरी खूबसूरती और सटीकता के साथ लागू किया जाएगा। लेकिन किसी बड़े और महत्वपूर्ण चरण तक मेरा मानना है कि हम इसे आपको नोवा 01 पर ले जाएंगे। हमने यह भी उल्लेख किया था कि हमारे निकट भविष्य में एरोलेट की एक महत्वपूर्ण योजना है, तो अभी वह किस चरण में है और इसमें क्या प्रगति हुई है? आज एक स्थानीय कार्य यात्रा थी जहां हम शैल के निर्माण स्थल पर गए। सब कुछ शानदार था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। शैल बन रही है, धीरे धीरे पक रही है। पहली शैल नोवा 01 पर सफलतापूर्वक चिपकाई गई थी, और अब यह उच्च आवृत्ति की धाराओं से पक रही है, और उस पर लेखक की निरंतर निगरानी भी है। कुल मिलाकर निरीक्षण और दस्तावेजीकरण के साथ दिमित्री सर्गेविच खमेल वहां गए थे, और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सब कुछ नियम के अनुसार ही हो रहा है। डिज़ाइनर निर्माण स्थल पर लगातार मौजूद हैं, ये बारीकी से देख रहे हैं कि सब कुछ उनके विस्तृत चित्रों, डिज़ाइनों, तकनीकी आवश्यकताओं और अन्य महत्वपूर्ण बातों के अनुसार ही हो रहा है या नहीं। इस दिशा में सभी आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। नियंत्रण प्रणालियाँ सावधानीपूर्वक इकट्ठी की जा रही है, और आवश्यक सामग्री भी खरीदी जा रही है। तो क्या इसका ये मतलब है कि बहुत ही जल्द हम अपने एरोप्लेन की असेंबली के कुछ शुरुआती और महत्वपूर्ण कदम वास्तव में देख पाएंगे? हाँ जी। नहीं, मुझे लगता है हाँ, लेकिन निश्चित रूप से हम देखेंगे, और फुटेज भी सामने आएंगे, और वीडियो भी, और कुल मिलाकर प्रिय दर्शकों, परियोजना के सभी प्रतिभागियों और उन सभी लोगों को जो इस परियोजना से जुड़े हुए हैं, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि आपके पास अभी कम से कम जानकारी है कि एरोलेट वास्तव में क्या है, यह गैर एरोलेट से किस प्रकार भिन्न है, इसका स्वरूप कैसा है, इसे किस उद्देश्य से बनाया जाता है, और ये असल में क्या भूमिका निभाता है। बहुत सारे अलग अलग और विविध सवाल हैं, और हमें स्वाभाविक रूप से इन एयरशिप्स के बारे में कंटेंट में एक अलग और महत्वपूर्ण शाखा खोलने का समय आ गया है। वीडियो बनाना, और शायद विस्तृत लेख भी लिखना, जो पूरी तरह से समझाएं कि हमने इस विशेष दिशा में क्यों कदम बढ़ाया है और इसके पीछे क्या कारण है। अगर किसी के पास निर्देशन संबंधी उत्कृष्ट विचार हैं या पटकथा लिखने की अद्भुत क्षमता है, तो हम आपके बहुमूल्य सुझावों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम एरोप्लेन से जुड़ी कंटेंट शाखा में किस प्रकार एक धमाकेदार और अविस्मरणीय एंट्री कर सकते हैं जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दे। लेकिन कुल मिलाकर हम तैयार हैं। हाँ, हमारे पास पहले से ही एक डिज़ाइन और प्रोडक्शन बेस तैयार है। दिखाने और बताने के लिए बहुत कुछ है, और आपकी मदद से या बिना हम जल्द ही सब कुछ दिखाएंगे और बताएंगे भी। शुरू करते हैं। कुल मिलाकर हमारा एरोप्लेन वास्तव में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे किन विशिष्ट स्थानों पर देखा जा सकता है? क्या यह निकट भविष्य में किसी महत्वपूर्ण यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है, या फिर किसी बड़े सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए इसकी तैयारी चल रही है? तुम किस ओर इशारा कर रहे हो? नवंबर के महीने की तरफ, नवंबर के महीने की दुबई की तरफ? हाँ, क्या हम उसे वहाँ ले जाने की योजना बना रहे हैं या फिर नहीं? नहीं 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 नहीं। कुल मिलाकर दुबई में होने वाली आगामी प्रदर्शनी के बारे में सबसे पहले हम निश्चित रूप से जा रहे हैं, और यह तो जाहिर है हम निश्चित रूप से जा ही रहे हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। लिंक पहले ही भेज दी गई थी,
मुझे उम्मीद है कि जिसने भी देखा उसने पता कर लिया होगा कि एरोनोवा कहाँ स्थित है। वहाँ हमारा बड़ा स्टैंड है 6 मीटर का, बोइंग वेंचर्स के पास। लेकिन फिर भी हम भी वेंचर्स हैं। पास में ही निवेशक हैं, एक लाउंज जोन है जहाँ पर प्रस्तुतियाँ और अन्य गतिविधियाँ होंगी, और हम वहाँ शामिल हो गए हैं। कुल मिलाकर स्टैंड के लिए तकनीकी कार्य हमने पहले ही डेवलपर के लिए तैयार कर लिया है और उसे सौंप रहे हैं। साथ ही स्टैंड की अवधारणा भी तैयार कर ली है। हम वास्तव में यह चाहते थे कि पूरे स्टैंड के ऊपर एक विशालकाय एरोप्लेन को लटका दें, लेकिन मुख्य बात यह है कि उस एरोप्लेन की कुल लंबाई 19 मीटर है, जबकि हमारा यह स्टैंड केवल 6 मीटर का ही है। हालांकि छत की ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है और हमने सोचा कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी वह बहुत हल्का है, पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे आसानी से लटकाया जा सकता है। इसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन नहीं, एक्सपो सेंटर के स्थान की अपनी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। बिल्कुल भी कुछ भी स्टैंड की परिधि से बाहर नहीं जाना चाहिए और एक बड़ा एरोप्लेन वहां आसानी से फिट नहीं हो सकता। हम अभी भी इस बात पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं कि उसे बाहर रखा जाए, जहां पर विमान और अन्य सभी तकनीकी उपकरण और प्रदर्शनियां होंगी। शायद अनुमति मिल जाए, शायद न मिले, वहां तो काफ़ी पहले से करना चाहिए था। स्टैंड के साथ तो सब स्पष्ट है, जगह है, हमने ले ली, लेकिन बाहर की जगह और उससे जुड़ी सारी बातें अभी भी बाकी हैं। जहाँ तक खुद उपकरण के दस्तावेज़ों की बात है, तो वह स्वाभाविक रूप से एक प्रयोगात्मक प्रमाणित उपकरण है। उसकी डिलीवरी है, यानी अगर तुम्हारे पास यह उड़ने वाला साधन है तो उसे क्षेत्र में लाने के लिए भी प्रक्रिया है। अगर वह केवल एक मॉडल के रूप में, मान लो, हमारे स्टैंड के ऊपर लटकता रहता तो वह एक बात होती, लेकिन जब हम उसे उस क्षेत्र में रखना चाहते हैं जहाँ तकनीकी उपकरण रखे जाते हैं, तो वह मामला थोड़ा अलग हो जाता है। ये थोड़ी सी संभावना है कि हम उसे वहाँ बाहर रखेंगे। शायद हम ये भी दिखाएंगे कि वह कैसे उड़ता है। ये तो वाकई बहुत ही शानदार और अद्भुत होगा। लेकिन आपके इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देते हुए, क्या हम वही वहाँ पर दिखाएंगे? स्टैंड पर? बिल्कुल नहीं। स्टैंड के अंदर पवेलियन के निर्माण क्षेत्र में हम एक विशाल एयरशिप का एक मॉडल बनाएंगे। हाँ, यह हमारी समझ है। सबसे अधिक संभावना है कि यह नोवा थंटीसिस नामक एक अत्याधुनिक एयरशिप होगा। तो हमने दुनिया को तुरंत इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत करा दिया। एक पूरा साल बीत गया है, आप समझ रहे हो, इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत से। नवंबर में ये प्रोजेक्ट एरोनोवा की शुरुआत से 1 साल शर्तिया तौर पर पूरा हो जाएगा। और अब सभी को यह जानने में बहुत अधिक दिलचस्पी है कि आखिर नोवा 35 क्या है, यह कठोर एयरशिप की कौन सी नई अवधारणा है, और आने वाले दशकों में एयरशिप निर्माण का पूरा विकास किस दिशा में वास्तव में जाएगा। ये बहुत अच्छा होगा अगर हम इसे विश्व प्रदर्शनी में प्रस्तुत करें। सबसे तर्कसंगत यही होगा कि हम कठोर एयरशिप से ही शुरुआत करें, या कम से कम यह स्पष्ट रूप से दिखाएं कि हम इस प्रकार के एयरशिप बनाने का इरादा रखते हैं। हाँ, इसलिए मॉडल एक कठोर संरचना वाला एयरशिप होगा। सब कुछ इसके इर्द गिर्द ही बनाया जाएगा और भी कई तरह के सुखद आश्चर्य और इंटरैक्टिव चीज़ें होंगी। हाँ, निश्चित रूप से, और यह एक बहुत ही अनूठा अनुभव होगा। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद और अधिक विस्तार से बताएंगे, लेकिन हाँ, हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि वहाँ एक एरोप्लेन हो और वह उड़ता हुआ भी स्पष्ट रूप से दिखे। संभवतः हम ऐसा सफलतापूर्वक कर लेंगे, लेकिन वह यहाँ उड़ान भरेगा और सभी लोग उसे यहाँ बहुत आसानी से देख सकेंगे और वहाँ उसके आकर्षक वीडियो भी दिखाए जाएंगे। समय वास्तव में बहुत ही कम बचा है। अभी अगस्त का महीना है, फिर सितंबर, अक्टूबर, कुल मिलाकर 3 महीने, बल्कि उससे भी कम, क्योंकि अगस्त तो छुट्टियों का प्रमुख महीना है और हमारे यहाँ भी बहुत से लोग छुट्टी पर हैं, और उन संबंधित कंपनियों में भी जिन पर हम कुछ हद तक निर्भर हैं, वहाँ भी सभी कर्मचारी छुट्टी पर हैं। और इंजन के बारे में भी ऐसा ही हुआ। नोवा 2 के लिए जो महत्वपूर्ण इंजन है, वहाँ भी छुट्टियाँ और उस यूरोपीय देश की भीषण गर्मी जहाँ से वे हमारे पास आ रहे हैं, सब एक साथ पड़ गईं। इस कारण से काम में थोड़ी देरी हुई। ऐसा हुआ कि हाँ, समय की कमी थी और हम स्ट्रेटोस्फीयर जैसे महत्वपूर्ण और जटिल विषय को भी विस्तार से छूना चाहते थे। अक्सर हमें यह सवाल बार बार सुनने को मिलता है कि हम अपनी प्रगति और डेवलपमेंट की प्रक्रिया को कैसे दिखाते हैं, या फिर रॉकेट लॉन्च कैसे सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। और हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसकी प्रतीक्षा सभी को है। कुछ होने वाला है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हम स्ट्रेटोस्फीयर पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर बहुत कम समय देते हैं डिरिजेबल्स की तुलना में, क्योंकि ये स्पष्ट है कि डिरिजेबल्स हमारा मुख्य फोकस है और स्ट्रेटोस्फीयर, भले ही इसमें आर्किमिडीज़ की शक्ति है,
लेकिन ये थोड़ी दूर की संभावनाएं हैं जो कि अभी काफ़ी भविष्य में हैं और थोड़ी अधिक जटिल भी हैं, जिनमें कई पहलू शामिल हैं कुल मिलाकर। लेकिन इस पर लगातार काम चल रहा है और इसे विकसित किया जा रहा है। और अब निकट भविष्य में हमारे पास, मैं इसे फिर से दीर्घकालिक ड्रिफ्ट लॉन्च को सफलतापूर्वक अंजाम देने की कोशिश करूंगा, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। उस लॉन्च के समय से जिसे हमने सक्रिय रूप से दिखाया था उसके बारे में बताया था, जो दीर्घकालिक ड्रिफ्टिंग था। आज तक लॉन्च तो हुए हैं स्वाभाविक रूप से, लेकिन वे शिखर पिक लॉन्च थे, यानी जब यान उड़ान भरता था, एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता था और फिर उतर जाता था। मुख्य रूप से ये तकनीकी और टेक्नोलॉजिकल परीक्षण थे, यानी विभिन्न समाधानों की विस्तृत फैक्ट्री टेस्टिंग, जैसे वॉल्व, सेंसर, फिर से नया ऑनबोर्ड उपकरण, कपलिंग सिस्टम, पेलोड रेस्क्यू सिस्टम और तरह तरह की कोऑर्डिनेटोमेट्री के गहन और व्यापक परीक्षण, जो कि इस परियोजना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। दीर्घकालिक ड्रिफ्टिंग डोल्गोदरेफ नहीं हुई थी, और अब अगला दीर्घकालिक ड्रिफ्टिंग लॉन्च यहीं और अभी होने वाला है। सबसे अधिक संभावना है कि यह आने वाले सप्ताहांत में या अगले हफ्ते होगा। सब कुछ मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन लॉन्च पहले ही निर्धारित हो चुका है और यह लॉन्च पिछले लॉन्च से अलग है। अगर पिछले लॉन्च में मुख्य लक्ष्य था कि स्ट्रेटोस्फेरिक करंट में सफलतापूर्वक पहुंचना और वहां अधिकतम संभव समय तक टिके रहना, और यदि संभव हो तो पूरे विश्व का भ्रमण करना, तो इस बार का लॉन्च थोड़ा अलग है। स्ट्रेटोस्फेरिक वॉर्टेक्स, जो कि एक प्राकृतिक घटना है, स्वाभाविक रूप से अब बिखर चुका है। यह एक मौसमी घटना है, और अब अगर वे सभी लोग जो स्ट्रेटोस्फीयर पर लगातार नज़र रखते हैं और अब भी कहीं अपने बुकमार्क में वो महत्वपूर्ण लिंक सेव किए हुए हैं, जहां से इस पूरे ग्रह पर ऊंचाई के अनुसार हवाओं की गति और दिशा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, वे रूस के ऊपर का मौसम देख सकते हैं और वहां अलग अलग ऊंचाइयों पर यह दिखाई देगा कि एक दिशा में हवा चल रही है, फिर एक विराम आता है और फिर हवा दूसरी दिशा में चलने लगती है। अभी मुख्य कार्य यही है कि ऊंचाई बदलकर इन प्रवाहों को नियंत्रित किया जाए। यानी यूं कहें तो इन प्रवाहों में नियंत्रित और पूर्वानुमानित तरीके से तैरना सीखना। लगभग नियंत्रित रूप से, हाँ, पूर्वानुमानित, यह बिल्कुल सही है। गणितीय मॉडल, यह सब सत्यापन वगैरह, और ऊंचाई हम तापमान के अनुसार बदलेंगे, दिन और रात के समय। हमने अब तक दीर्घकालिक प्रवाह और छोटे प्रक्षेपणों दोनों में ही उस तापीय ऊष्मा मॉडल का सफलतापूर्वक सत्यापन किया है, जो धरती से स्वाभाविक रूप से निकलती है, जो सूर्य से सीधे आती है, वगैरह वगैरह। और यह सब यंत्र की ऊंचाई में महत्वपूर्ण बदलाव, हीलियम के तापमान और अन्य संबंधित चीज़ों पर बहुत गहरा और प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। और अब हमने एक काफ़ी सटीक गणितीय मॉडल तैयार कर लिया है, जिससे हम बस सही तरीके से शर्तों के अनुसार वहन करने वाली आवरण में आवश्यक मात्रा में हीलियम भर सकते हैं। और ये उच्च दबाव वाले कई सिलेंडरों की एक प्रणाली है। हालांकि ये सिलेंडर नहीं है बल्कि आवरण ही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर ऊपरी आवरण है, हाँ, वह बैलास्ट नहीं है, वह एक निश्चित समय पर बैलास्ट बन जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। ऊपरी आवरण शून्य दबाव पर होता है, वहाँ अंदर और बाहर का दबाव एक जैसा होता है। तो ये आवरण खास तौर पर इसलिए बनाए गए हैं कि गैस इनमें फैलती रहे और किसी एक क्षण अचानक आकार बदलना बंद हो जाता है और यंत्र ऊपर उठना बंद कर देता है। शर्तों के अनुसार वह अपनी तैरने की शक्ति खो देता है। यह एक निश्चित गणना की गई ऊंचाई पर स्थिर हो जाता है। हाँ, और अगर ऊपरी आवरण और ऐसी कई अन्य आवरणों को सही और सटीक तरीके से भरा जाए, तो तापमान मॉडल के अनुसार हम काफ़ी अधिक सटीकता से यह समझ सकते हैं कि ठंडा होने पर वह किस ऊंचाई तक नीचे आएगा और गर्म होने पर किस ऊंचाई तक ऊपर जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। और सबसे पहले यह प्रक्षेपण गणितीय मॉडल को पूरी तरह से और सफलतापूर्वक सत्यापित करता है। यह एपिकोल बन सकता है, हाँ, लेकिन मॉडल काफ़ी सटीक है और हम अब कुल मिलाकर काफ़ी आश्वस्त हैं कि हम इसे सार्वजनिक रूप से जारी कर सकते हैं। और आइए हम सब मिलकर देखें यह काम करेगा या नहीं। इसे काम करना चाहिए, और तब ऐसा होगा कि दिन में वह गर्मी के कारण ऊपर उठेगा, एक धारा में तैरेगा, रात में वह ठंडा होकर एक निश्चित ऊंचाई पर नीचे आएगा और दूसरी धारा में तैरेगा। और जैसे कि हमारी गणितीय मॉडल यह भविष्यवाणी करेगी, वह किस विशेष क्षेत्र में ही चक्कर लगाएगा। यानी अब हमारे पास ये समझ है कि वह कैसे उड़ेगा, और अब हमें इसे व्यवहार में, कह सकते हैं, प्रमाणित करना है। हाँ, और असल में हम न्यूनतम प्रयासों से, लगभग बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा खर्च के, इस छोटे से यंत्र को हवा में आसानी से लटका देते हैं और इस विशेष यंत्र के जरिए किसी निश्चित क्षेत्र पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लेते हैं।
और वह लगातार उसी निर्धारित क्षेत्र में स्थिर रूप से बना रहता है। सशर्त रूप से ऐसा स्ट्रैटोलाइट जो पहले अनुमान में एक ही बिंदु के ऊपर स्थिर रहता है। ये तो स्पष्ट है कि आगे चलकर अभी जो पीक लॉन्च पर हो रहा है उसमें विभिन्न प्रणालियों का परीक्षण किया जा रहा है जो यूं कहें ऊंचाई को जबरन बदलेंगी, जैसे बैलास्ट सिस्टम्स और अन्य कई प्रकार की प्रणालियां। अभी मैं इसके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, बाद में हम सब मिलकर समझेंगे कि यह कैसे काम करता है। यानी जब हम ज़मीन से कमांड देकर ऊंचाई को जबरन बदल सकते हैं, ऐसी प्रणालियों का परीक्षण पहले से ही किया जा रहा है और यह एक शर्तिया मुफ्त प्रणाली है। यह सबसे सरल और प्रभावी समाधान है जिसे हमें नियंत्रित उड़ान में वैसे भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बिना तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। ये एक शुद्ध प्रयोग है। तो हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे और दिखाएंगे। हाँ, सबसे अधिक संभावना है कि हम लाइव फॉर्मेट में भी कोई रिपोर्टिंग करेंगे जिसमें बताएंगे कि ये कहाँ है, अभी क्या हो रहा है और किस स्थिति में है। लॉन्च थोड़े और भी आगे बढ़ गए हैं। असल में हमें इसे पहले मंगलवार को ही लॉन्च करना था। मंगलवार को निकलना था और बुधवार को इसे लॉन्च करना था। बुधवार से सब कुछ पूरी तरह से शुक्रवार पर चला गया और शुक्रवार से निश्चित रूप से रविवार पर। लेकिन ये हम नहीं टाल रहे हैं, यह रोसावियात्सिया टाल रही है। शर्तिया वे हमें लॉन्च की सही जगह बताते हैं कि कहाँ से इसे वास्तव में लॉन्च करना है। हम गणितीय मॉडल की गणना करते हैं कि वह किस क्षेत्र में उड़ेगा। वे देखते हैं कि यह कितना स्वीकार्य या अस्वीकार्य है और फिर लॉन्च की जगह बदल देते हैं। हम फिर से गणना करते हैं। कुल मिलाकर यह सब असल में हवा, मौसम और रोसावियात्सिया पर बहुत अधिक निर्भर करता है। और अब लगभग उन्होंने हमें कहीं किरोव के पास भेज दिया है। हाँ, और सबसे अधिक संभावना है कि सब कुछ तय हो जाएगा कि इन आने वाले वीकेंड्स पर अगले हफ्ते के कामकाजी दिनों में सब कुछ निश्चित रूप से हो जाएगा। हाँ, तो कृपया आगे भी ध्यान देते रहें और अपडेट्स के लिए बने रहें। मुझे लगता है हम अलग अलग वीडियो के ज़रिए ये याद दिलाएंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, ये इतनी दिलचस्प क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी समझ नहीं है। असल में भले ही हमने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज़ की है और जब हमने अपना उपकरण लॉन्च किया था तब स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन फिर भी सवाल आते रहते हैं। हाँ, पूरी तरह से समझ नहीं है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस विषय को और अधिक विस्तार से समझाएं। असल में मेरी मुख्य खबरें तो यहीं तक थीं। अब हम आपके सभी महत्वपूर्ण सवालों की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलो ऐसे करते हैं। मेरे पास यहाँ पहला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। डिरिजिबल कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है और वह कितनी युद्ध सामग्री वास्तव में ले जा सकता है? मुझे लगता है ये सवाल फिर भी एरोलेट के बारे में है, क्योंकि नोवा 01 के बारे में तो हम पहले ही बहुत बात कर चुके हैं, सब जानते हैं। खैर, सवालों को स्पष्ट करें क्योंकि ये बिना संदर्भ के हैं। अगर आप सवाल में संदर्भ जोड़ते तो हम उसका और सटीक जवाब दे सकते थे। उम्मीद है युद्ध सामग्री से आपका मतलब कुल उपयोगी भार है। डिरिजेबल मूल रूप से एक शांतिपूर्ण परिवहन साधन है। असल में वह कोई युद्ध सामग्री ले जाने की योजना नहीं रखता। और एरोलेट की बात करें तो वह 50 किलोग्राम ले जाएगा, यह पहला है। एरोलेट जिसे हम बना रहे हैं वह वही है जो नोवा 01 है, लेकिन नोवा 2 के संदर्भ में। एरोलेट 01 50 किलोग्राम ले जाएगा। अगर नोवा 2 की बात करें तो वह 500 किलोग्राम और उससे अधिक ले सकता है। अगर एरोलेट 2 की बात करें तो वह टन और उससे अधिक भार ले सकता है। दरअसल आपने पिछले वेबिनार में सभी मॉडलों की सभी विशेषताओं का काफ़ी विस्तार से वर्णन किया था जिन्हें बनाने की योजना है। इसीलिए अगर आपने नहीं देखा है तो मैं देखने की सिफारिश करता हूँ। फ्योडर ने विस्तार से समझाया था। वह वेबिनार एक लेक्चर के रूप में था कि हम क्या बना रहे हैं और अभी हम कहाँ हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें हम इस तरह मेज़ पर नहीं बैठे हैं, बल्कि मैं हाथ से सभी उपकरणों और उनकी विशेषताओं को पृष्ठभूमि में चित्रित करता हूँ और कुल मिलाकर बताता हूँ कि कौन सा कहाँ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। हाँ, पिछले गुरुवार के बाद वाला, यानी उससे ठीक एक दिन पहले वाला महत्वपूर्ण वेबिनार था। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। आप हाइड्रोजन या हीलियम से भरने का फैसला कैसे करेंगे? देखिए, डिरिजेबल्स तो स्वाभाविक रूप से हीलियम से भरे जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक सॉन्ड्स संभव है कि हम जल्द ही उन्हें हाइड्रोजन से भरने की कोशिश शुरू करें। स्ट्रेटोस्फेरिक डिरिजेबल्स तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन से भरे जाएंगे, क्योंकि वहाँ उनके वॉल्यूम बहुत ही विशाल होते हैं और उनकी शेल्स शायद कुल मिलाकर अलग अलग योजनाएं हैं। एक योजना ये है कि स्ट्रेटोस्फेरिक डिरिजेबल्स की बाहरी शेल्स एक बार इस्तेमाल होने वाली होती हैं।
इनकी लागत बहुत ज़्यादा नहीं होती है और लगभग 3-4 महीने के उपयोग के बाद शेल को पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है, उसमें से गैस को पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है और फिर बाकी सभी सिस्टम्स एक ग्लाइडर के रूप में धीरे धीरे सुरक्षित रूप से लैंड कर जाते हैं और शेल तो उड़ गई तो उड़ गई। ऐसी योजनाओं में से एक यही है और इस योजना में निश्चित रूप से हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है क्योंकि इतनी मात्रा में हीलियम खोना समझदारी नहीं है और वे विशालकाय डिरिजेबल जो पृथ्वी के आसपास उड़ेंगे वे पूरी तरह से सुरक्षित गैसों पर ही चलेंगे, निश्चित रूप से हीलियम जैसी हल्की गैस पर। यह वास्तव में शानदार है। क्या यह डिरिजेबल रडार पर आसानी से दिखाई देगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा विशेष रडार उपयोग किया जा रहा है। हाँ, वह निश्चित रूप से दिखाई देगा। आपको किस चीज़ में विशेष रुचि है? डिरिजेबल को अधिकतम स्टेल्थ बनाया जा सकता है क्योंकि उसका पूरा ढांचा असल में कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही नरम और छोटा है स्वाभाविक रूप से, इसीलिए रडार पर उसमें बहुत कम चीज़ें चमकती हैं जिससे उसका पता लगाना अत्यंत मुश्किल हो जाता है और वह आसानी से पकड़ में नहीं आता। स्वाभाविक रूप से उसमें आंतरिक बैटरियां और शक्तिशाली इंजन होते हैं जो काफ़ी गर्म होते हैं और कुल मिलाकर उसकी ज़मीन से संपर्क की प्रणाली भी अत्यधिक चमकती है। लेकिन अगर वह रेडियो साइलेंस मोड में हो तो केवल थर्मल और पुनः उत्सर्जित सिग्नल ही प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर आप जो कुछ भी चाहें वह सब कुछ आसानी से बना सकते हैं। सवाल यह है कि क्यों, किस उद्देश्य से? अगला सवाल 50-500 किलोग्राम, क्या ये सिर्फ माल है या इसमें ईंधन, इंजन और अन्य चीज़ें भी शामिल हैं? नहीं, ये सिर्फ माल है। ये केवल वह उपयोगी भार है जिसे ले जाया जा सकता है। यह नोवा ज़ीरो 2 के साथ है। जब हम 500 किलोग्राम की बात करते हैं तो इसमें गोंडोला शामिल है जिसे यात्री और मानव युक्त बनाया जाता है। इसमें पायलट होता है, गोंडोला होती है और उसमें 500 किलोग्राम की जगह बचती है। अगर यह पूरी तरह से बिना पायलट वाला विकल्प है तो हमारी पूरी गोंडोला हट जाती है। वह सिर्फ मोटर गोंडोला और मालवाहक ट्रेलर में बदल जाती है जिसमें आप सामान को लटकाते हैं, तो उसमें 500 किलोग्राम से भी ज़्यादा भार ले जाया जा सकता है। क्या ये संभव है कि एक डिरिजेबल पर विंड टर्बाइन लगाई जाए और केबल के जरिए ऊर्जा को ज़मीन तक पहुंचाया जाए? मैंने कहीं ऐसी फ्यूचरिस्टिक तस्वीरें देखी हैं। हाल ही में चीनियों ने इसका निर्माण किया है और वे इसका परीक्षण कर रहे हैं। जैसे ही वे इसकी प्रभावशीलता पर रिपोर्ट जारी करेंगे, और सबसे अधिक संभावना है कि ऐसी टर्बाइनों का सीरियल प्रोडक्शन ही इसकी प्रभावशीलता की रिपोर्ट होगी, तब हमें भी इन प्रणालियों की उपयोगिता पर वैज्ञानिक उत्तर मिल जाएगा। कुल मिलाकर शायद कुछ विशिष्ट मोबाइल उपकरणों और कम ऊर्जा खपत वाली आवश्यकताओं के लिए यह संभव है, लेकिन इससे ऊपर किसी भी बड़े पैमाने पर डेटा या जानकारी भेजने की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से उन स्थितियों में जहां उच्च बैंडविड्थ या अधिक जटिल संचार की आवश्यकता होती है। नए हवाई अड्डे पर नोवा 2 के लिए पहले से कोई विशेष कमरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक तो कोई भी ऐसा कमरा उपलब्ध नहीं है। या तो पन्यूमा या कुछ और बनाने की विस्तृत योजना है। फिलहाल पन्यूमा सबसे तार्किक विकल्प लगता है, खासकर इस संदर्भ में कि नोवा 2 बिना पायलट के एक निगरानी एयरशिप के रूप में ग्राहक के लिए दिलचस्प है। ग्राहक को न केवल एयरशिप में बल्कि उसकी संभावित पार्किंग, भंडारण और रखरखाव की जगह में भी रुचि है, और यही प्नेमोकार्कस जा रहा है। ये एक सरल समाधान है। हाँ हाँ, 1 घन मीटर हीलियम की कीमत वास्तव में कितनी है और नोवा 01 के लिए कितने घन मीटर की आवश्यकता होती है? घरेलू उपयोग के लिए हीलियम काफ़ी महंगा हो गया है। इसका आप पर क्या असर पड़ता है? कुल मिलाकर इन सभी सिलेंडरों की भराई, उनकी डिलीवरी, फिर उनकी वापसी, साथ ही उनका किराया और डिपॉजिट आदि सभी खर्चों को मिलाकर लगभग 2 लाख रूबल का भारी भरकम खर्च आया। हमने इन सिलेंडरों में कुल 120 घन मीटर हीलियम भरा था, जो कि एक महत्वपूर्ण मात्रा थी। ये सब कुछ इसी तरह से हुआ जिसमें काफ़ी योजना और वित्तीय निवेश शामिल था। तो आप आखिर पायलट स्कूल क्यों खोल रहे हैं? जब 90% परिवहन स्वचालित होने वाला है तो उनकी वास्तव में ज़रूरत ही क्या है? पर्यटक, उदाहरण के लिए, जिन यंत्रों में लोग होते हैं उनमें पायलट का होना अनिवार्य है। जब नियमित एयरशिप्स आएंगे तब भी वहाँ पायलट्स का होना निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, कम से कम इतना कि वह बस ऐसे ही स्टीयरिंग के पीछे बैठा रहे। माल विशेष प्रकार का वहाँ पायलट एक्सपेडिटर की आवश्यकता होगी, यानी जब बहुत जिम्मेदार माल हो, ना कि बस कोई साधारण चीज़। यह एक अनिवार्य शर्त होगी, और कुल मिलाकर हाँ, ये तो तर्कसंगत है। इसके बिना तो अजीब सा लगता ही है। हाँ, पायलटों के बिना एयरशिप बनाना और पायलटों को तैयार किए बिना, बेशक
ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे ही ये सवाल उठेगा कि हमारे पास तो पहले से ही पायलट स्कूल है। आप पायलट स्कूल क्यों खोल रहे हैं? नहीं, हम अभी पायलट स्कूल नहीं खोल रहे हैं। फिलहाल तो हमने सिर्फ प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना शुरू किया है। इस कार्यक्रम को रोसेविएशन में स्वीकृत और स्वीकार करना होगा, और कोई भी मौजूदा स्कूल इस स्कूल की भूमिका निभा सकता है। उसे अलग से खोलने की ज़रूरत नहीं है। बस एक स्वीकृत कार्यक्रम है, और कोई स्कूल पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए शर्तियाँ प्रमाणित की जाएगी। और ऐसी कई तरह की स्कूलें पहले से मौजूद हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक। और वहाँ पर शर्तियाँ नहीं, बल्कि वास्तव में हमारे लिए अगले साल जिन 3 पायलटों की ज़रूरत है, वे प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। बस यही है, सभी पायलटों की पूरी स्कूल। वहाँ कुछ भी खास खोलने की ज़रूरत नहीं है, न ही कोई कैंपस बनाना है या कुछ और। हम असल में एक ठोस आधार तैयार कर रहे हैं जो इसकी पूरी तरह से अनुमति देगा। असल में फ़िलहाल हम एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार कर रहे हैं, क्योंकि खुद ही डिरिजेबल पायलटों की तैयारी की कोई प्रक्रिया मौजूद नहीं है। आगे चलकर यह तो स्पष्ट है, वहाँ पायलट एक एक नहीं, बल्कि दर्जनों की संख्या में तैयार होंगे। ये बढ़ता ही जाएगा, और आगे चलकर हो सकता है कि आप में से कोई इसमें पढ़ाई करे, या आप खुद के लिए एक छोटा निजी क्रूज डिरिजेबल लेना चाहें, परिवार के साथ उड़ान भरना चाहें। लेकिन लाइसेंस आखिर कहाँ है? ये तो पूरी तरह से समझ में आता है कि जैसे ऑटो पायलट में बैठकर सिर्फ एक बटन दबा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा निजी हवाई परिवहन शायद ही कभी बिना किसी उचित और वैध लाइसेंस के वास्तव में किसी भी तरह से एकदम नहीं मिलेगा। ऑटो पायलट द्वारा संचालित यात्री परिवहन की अनुमति बड़ी कंपनियों को मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर यह कोई निजी उड़ने वाला साधन है तो सबसे अधिक संभावना है कि पायलट का लाइसेंस चाहिए होगा, भले ही वह अपने आप उड़ता हो, शायद कुछ आसान नियमों के साथ, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, विमानन के नियम खून से लिखे जाते हैं। हाँ, और चाहे ये कितना भी सुरक्षित क्यों ना हो, फिर भी देखिए, हम सब विमान में चढ़ते हैं और हज़ारों बार उड़ान भरते हैं, फिर भी हर बार निर्देश दिए जाते हैं, निकास यहाँ, जैकेट्स यहाँ, मास्क गिरे तो पहने और सांस लें। यानी सब कुछ यूं ही नहीं होता, और यहाँ तक कि निजी विमान में भी होते हैं। जब आप बैठने जा रहे होंगे तो कम से कम आपको कुछ ज़रूरी कार्रवाइयों के बारे में निर्देश दिए जाएंगे जिन्हें करना आवश्यक है। हाँ, और वैसे भी किसी भी चीज़ की बटन दबाने से पहले उसकी निर्देशिका पढ़ना फ़ायदेमंद होता है, चाहे वह ओवन हो या खासकर एयरशिप। और यह भी अच्छा रहेगा कि जांच लें आपने पढ़ा है या नहीं। यही शायद असली प्रशिक्षण होगा। बहुत बढ़िया। इन छात्रों से पायलट बनने के लिए क्या आवश्यकताएं होंगी? पहला बैच कब होगा? कितनी सीटें होंगी? खैर, मैंने पहले ही मोटे तौर पर यह बता दिया है कि शुरू में क्या कुछ होने वाला है। अभी इन आवश्यकताओं को पूरी तरह से तय किया जा रहा है, और इसमें थोड़ा समय लग सकता है। संभवतः शुरुआत में इतना ही काफ़ी होगा, औसत से बेहतर संज्ञानात्मक क्षमताएं, और बस एक सफल, समर्पित और कुशल पायलट बनने की तीव्र इच्छा। उत्तरी अक्षांशों में उपकरण के साथ संचार कैसे किया जाएगा? सैद्धांतिक रूप से उपकरणों को स्टारलिंक से भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन वह उपलब्ध नहीं है। संचार के संदर्भ में यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि विशालकाय एयरशिप आमतौर पर मोबाइल टावरों के आसपास उड़ते हैं और लगातार संपर्क में रहते हैं। लेकिन जैसे ही वे दूर दराज के और दुर्गम इलाकों में चले जाते हैं, तो स्थिति और भी अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। सैटेलाइट संचार केवल स्टारलिंक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संपर्क स्थापित करने के लिए कई अन्य प्रणालियां भी मौजूद हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वे कितनी मात्रा में डेटा सफलतापूर्वक भेज सकती हैं। इसके अतिरिक्त पारंपरिक रेडियो संचार और वीएचएफ के माध्यम से भी कमांड और आवश्यक डेटा भेजे जा सकते हैं। यह तो स्पष्ट है कि सीमित मात्रा में कुछ व्यावसायिक मार्गों पर निश्चित रूप से कुछ टावर लगाए जाएंगे। सबसे अधिक संभावना है, अगर उस समय तक स्ट्रेटोस्फेरिक सिस्टम्स विकसित हो जाती हैं, और भविष्य में वे निश्चित रूप से विकसित होंगी, तो हम स्ट्रैटोलाइट्स पर भी रिट्रांसलेटर बना सकेंगे, जिससे संचार की पहुंच और भी अधिक व्यापक हो जाएगी। वैसे अभी एक प्रोग्राम है, कम से कम हमारे देश में तो है। हाँ, यह सब हमारे देश के बारे में है। अगर हम विदेश चले जाएं, और वहाँ लगभग 190 से ज़्यादा देश हैं, वहाँ स्टारलिंक काम करता है, वहाँ तो बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ तो हाँ, थोड़ा सा जुगाड़ करना ही पड़ेगा।
और अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक प्रोग्राम है, मुझे ठीक से उसका नाम याद नहीं है, लेकिन कुछ एकीकृत आकाश जैसा ही है, जब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स से लेकर उन क्वाडकॉप्टर्स तक जो घास के थोड़ा ऊपर उड़ते हैं, ये सभी मिलकर एक बहुत बड़ा और व्यापक एकीकृत डेटा संग्रहण, सिग्नल रिट्रांसमिशन, इंटरैक्शन वगैरह का एक विशाल और सुव्यवस्थित स्पेस बनाना चाहिए। और इस प्रोग्राम में हमारी देश की पूरी ज़मीन पर सर्वव्यापी कनेक्टिविटी बनाना भी शामिल है। और सबसे अधिक संभावना है कि ठीक इन्हीं स्ट्रेटोस्फेरिक सॉन्ड्स और डिरिजेबल्स की मदद से आंशिक कनेक्शन स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि डिरिजेबल को ये कनेक्शन आखिर कहाँ से मिलेगा, बल्कि असली और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पूरे क्षेत्र में कनेक्शन के लिए वास्तव में कितने डिरिजेबल्स की आवश्यकता होगी। वाकई में यह एक अत्यंत दिलचस्प खबर है। हमने जब इस विषय पर बातचीत की थी तो हमने अपनी शुरुआत में ही ये घोषणा कर दी थी कि ये किया जा सकता है, ये संभव है, क्योंकि ये वाकई में किया जा सकता है। ये तो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन जब हमने उस समूह से बातचीत शुरू की जो इस एकीकृत आकाश परियोजना में शामिल है, तो उन्होंने शर्तियाँ हमारे साथ सीधे संपर्क किए बिना, हमारे हित को जाने बिना कि हमारे पास डिरिजेबल्स हैं, फिर भी वे इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि वहाँ हवाई तकनीक की आवश्यकता है। वे कहते हैं, यह बहुत अच्छा है कि कोई वास्तव में इस पर काम कर रहा है और आप वास्तव में वही खास जगह भर रहे हैं। एक और दिलचस्प सवाल ये है कि क्या डिरिजेबल्स को आपस में जोड़ने की संभावनाओं का परीक्षण किया जाएगा, और ये आखिरकार किस लिए वास्तव में आवश्यक हो सकता है। कौन जानता है, सैद्धांतिक रूप से बिना ज़मीन को छुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल या यात्रियों को कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने के लिए, अगर हम पूरी तरह से कल्पना करें, तो वे तूफान से बचने के लिए एक साथ क्लस्टर में इकट्ठा हो सकते हैं। एक साथ हम वास्तव में मजबूत हैं, या फिर ट्रेन की तरह आपस में जुड़ सकते हैं ताकि वे एक साथ सुचारू रूप से चल सकें, जैसा कि एरोडायनामिक्स के सिद्धांतों में होता है। इस पर प्रयोग आप सैद्धांतिक, सशर्त भौतिक, गणितीय क्षेत्र में भी कर सकते हैं और वास्तविकता में भी। यह व्यावहारिक रूप से कितना आवश्यक और वास्तव में कितना लागू होगा, यह अभी कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सौर गतिविधि और वायुमंडलीय दबाव का एयरशिप की उड़ान क्षमताओं पर कितना गहरा और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सौर गतिविधि का लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एकमात्र चीज़ जो यह निश्चित रूप से करती है वह है अल्ट्रावायलेट किरणों से एयरशिप के नरम आवरण को नष्ट करना, इसलिए उसे अल्ट्रावायलेट से बचाया जाता है। गर्मी का असर हीलियम के विस्तार पर पड़ता है। जब एयरशिप सूरज के नीचे उड़ता है तो वह गर्म हो जाता है, हीलियम फैलता है और बैलूनेट में भरी हवा को बाहर निकाल देता है। और उदाहरण के लिए गर्मी में थोड़ा ऊपर उठना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दबाव कम होने पर भी हीलियम फैलता है। लेकिन ये सब जीवन की छोटी छोटी बातें हैं। ये सब 100 साल पहले ही समझ लिया गया था। भूचुंबकीय तूफानों का कोई असर नहीं पड़ता। कुल मिलाकर इसका असर तो होता है। एयरशिप एक तरह से एक सांस लेने वाला जीव है, यूं कहें तो। लेकिन ये सारी नियमियतें बहुत पहले से ही समझी जा चुकी हैं, और यही महत्वपूर्ण चीज़ एक अनुभवी एयरशिप ऑपरेटर को नौसिखियों से पूरी तरह से अलग करती है। वह अच्छी तरह से जानता है कि दबाव या तापमान बढ़ने घटने पर वास्तव में क्या होगा, और इसी तरह की तमाम अन्य बातें। और ये सारी वायु गैस प्रणालियाँ इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर विशेष रूप से बनाई जाती हैं, अनुभव के साथ। और जैसे ये 100 साल पहले बनाई जाती थीं, वैसे ही आज भी बनती हैं। इनके सिद्धांत बिल्कुल नहीं बदले हैं। दबाव, तापमान, ठंडा गर्म, इन्हीं के आधार पर आज भी ये बनाई जाती हैं। अगर आप एयरशिप्स पर कोई भी दिलचस्प किताबें पढ़ें तो कहीं बीच में आपको ये सारी चालाकियाँ और बारीकियाँ निश्चित रूप से मिल जाएंगी। कुल मिलाकर ये सब बहुत पहले से ही पता है। सवाल इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, अलग अलग तरह से। समझने वाली बात यह है कि ठंड के मौसम में सब कुछ स्वाभाविक रूप से सिकुड़ जाता है, और इन सभी चीज़ों को उनकी ऊंचाई वगैरह के हिसाब से बहुत सावधानी से नियंत्रित करना पड़ता है। इसमें कुछ भी जटिल या मुश्किल नहीं है। जैसा मैंने समझा, ये प्रभाव अब काफ़ी हद तक पूर्वानुमानित है। बिल्कुल। एयरशिप विशेषज्ञ बहुत ही दिलचस्प और अनोखे अनुभव बताते हैं जो उनके काम के दौरान सामने आए हैं। एक बार की बात है, चीन के लिए एक विशाल एरोस्टेट विशेष रूप से बनाया गया था,
और उसे उनके यहाँ एक बड़े सुरक्षित और बंद हैंगर में सावधानीपूर्वक रखा गया था। फिर कुछ अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसके ठीक ठीक विवरण मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन किसी कारणवश उसे बिना किसी निगरानी के छोड़ दिया गया और परिणाम स्वरूप उस पर सीधे सूरज की तेज रोशनी पड़ने लगी, जिससे उसकी स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ा। वॉल्व्स के साथ कुछ ऐसा किया गया था ताकि वे गैस बिल्कुल भी न छोड़ें। उन्हें कस दिया गया था, शायद, हाँ, उन्हें अच्छी तरह से कस दिया गया था और वह बस अचानक ही फट गया, ऐसा लगता है। यानी उसमें कोई गैस नहीं डाली गई थी, कुछ भी नहीं था, वह बस अत्यधिक गर्मी के कारण फट गया। कहते हैं जब वे सुबह आए तो वह वहाँ था ही नहीं, बस ऐसे ही सूरज का सीधा प्रभाव नौसिखिए एयरशिप्स पर पड़ता है। और यहाँ एक और सवाल है, कुल मिलाकर कितने कारक हैं जो यान की नियंत्रण क्षमता को प्रभावित करते हैं और इन्हें ऑनबोर्ड कंप्यूटर कितना ध्यान में रखता है? हवा, तापमान, दबाव, नमी, सूरज, वायु की घनता, स्थैतिक विद्युत, क्या यही सब हैं या और भी कुछ है, जैसे कि ये मुख्य ही हैं? मुख्य रूप से तो हवा ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, बाकी सभी चीज़ें तो बहुत ही छोटी छोटी और कम महत्व की बातें हैं। नियंत्रण क्षमता के महत्वपूर्ण कारक। स्थैतिक विद्युत नियंत्रण क्षमता पर बिल्कुल भी असर नहीं डालती है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु की घनता एक जैसी ही होती है, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सच में बहुत अधिक असर डालती है वह यह है जब ऊंचाई 4-5 किलोमीटर तक लगभग पहुंच जाती है, तापमान का कोई भी असर नहीं होता है। तो कुल मिलाकर मुख्य रूप से हवा और ऊंचाई ही सबसे अधिक मायने रखते हैं। मेरी तरफ से एक सवाल है, क्या एक मालवाहक एयरशिप को मान लीजिए लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाना चाहिए, जैसे कि सामान्य विमान उड़ते हैं, जहां हवा बहुत पतली होती है, ताकि वह अधिक प्रभावी ढंग से उड़ सके, या उसके लिए 1 या 2 किलोमीटर की ऊंचाई ही पर्याप्त है? गेनादी, बैठ जाइए। 2 अंक आपके सवाल के लिए। मालवाहक एयरशिप जितना ज़मीन के करीब रहेगा उतना ज़्यादा माल ले जा सकता है। अगर वह मालवाहक है तो उसे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर वह तेज़ रफ्तार वाला है और हम माल की मात्रा की कुर्बानी दे सकते हैं तो ऊपर वह काफ़ी कम माल ले जा पाएगा, लेकिन वहाँ घर्षण भी कम होता है और वहाँ ज़्यादा रफ्तार से उड़ान भरी जा सकती है। यही वह क्षेत्र है जिस पर एरोलेट्स वास्तव में निशाना साधेंगे। एरोडायनामिक्स को हटाकर। हाँ, और पूरी रफ्तार के साथ भी। अगला सवाल, 10 टन भार उठाने की क्षमता वाले एक एयरशिप के निर्माण की लागत क्या होगी अगर 1000 की सीरीज़ में बनाए जाएं? कम से कम मौजूदा विनिमय दर पर और इस शर्त पर कि ऐसी सीरीज़ के उत्पादन के लिए सब कुछ तैयार है, तो लगभग कितनी लागत आएगी? कितने टन? 10 टन A1000 की सीरीज़। मैं ये पूरी तरह से समझता हूँ कि यह एक जटिल सवाल है और इसमें बहुत सी अनिश्चितताएं हैं, लेकिन कृपया अनुमान लगाने की कोशिश करें। 10 टन भार उठाने की क्षमता वाले एक एयरशिप के निर्माण की कुल लागत, अगर उन्हें 1000 की सीरीज़ में बड़े पैमाने पर निर्मित किया जाए। एक यूनिट की अनुमानित लागत 1 अरब रूबल से कम होगी। सटीक कितनी होगी ये मैं अभी बिल्कुल स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से नहीं कह सकता। तो बस यूं ही बिना आंकड़ों के। मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर 1000 की सीरीज़ है तो उसे काफ़ी सस्ते में बनाया जा सकता है, 10 टन वाला। 10 टन की तो हमारे पास यह नोवा 35 ही है। हाँ, देखिए, वह हेलीकॉप्टर जिसकी क्षमता लगभग 10 टन तक का भारी वज़न उठाने की है, उसकी पूरी वास्तविक कीमत कितनी है, और शायद फिर उसे 2 से भाग दें। मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह लागत तब होगी जब उत्पादन पूरी तरह से व्यवस्थित और आदर्श रूप से संचालित हो। लेकिन मैं यह भी समझता हूँ कि यह हेलीकॉप्टर से कहीं अधिक दूर तक उड़ सकता है, बहुत ज़्यादा स्थिर और काफ़ी किफ़ायती होगा। इसकी रेंज वास्तव में बहुत ज़्यादा होगी। 2 गुना कहना, ये तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया। अब मुझे ये स्वीकार करना होगा कि हाँ, मैं भी ये सब देख रहा हूँ, मुझे भी ये अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं आया है। ठीक है, चलो फिर अगले सवाल पे चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि एयरशिप रूस के शहरों के ऊपर उड़ान भरे। आज की परिस्थितियों में ये कहाँ संभव है? स्थानीय चैट्स में ढेर सारी तस्वीरें फैल जाएंगी। जब ये आपके ऊपर उड़ता है तो अनुभव बिल्कुल अलग होता है। मैं आपका ये उत्साह और रूस के ऊपर एयरशिप देखने की इच्छा पूरी तरह से साझा करता हूँ और समर्थन करता हूँ। हाँ,
हम सभी शहरों के ऊपर उड़ान भरेंगे, बस ये धीरे धीरे होगा। शुरुआत में शायद ये कुछ दूर दराज के इलाके होंगे, जैसे कि टॉम्स्क क्षेत्र या फिर कहीं याकूतिया में। हाँ, और जितना अधिक हम लगातार उड़ान भरेंगे और विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों की नज़रों में अधिक विश्वसनीय और भरोसेमंद दिखेंगे, उतना ही हम शहरों के करीब और करीब पहुंचते जाएंगे, जिससे हमारी पहुंच और प्रभाव में वृद्धि होगी। यह भी दिलचस्प है, हाँ, ऐसे चालाक शहर मॉस्को के ऊपर उड़ान नहीं भर सकते, लेकिन वहाँ उड़ सकते हैं। वहाँ क्या बुरा है, मैं समझा नहीं। टॉम्स्क में विशेष क्षेत्र बनाया गया है, शर्तियाँ प्रयोगात्मक बिना पायलट के बड़े मालवाहक उपकरणों के लिए, और सबसे अधिक संभावना है कि ऐसी ही जोन सबसे पहले वे क्षेत्र होंगी जहाँ बड़े व्यावसायिक मालवाहक उपकरणों की उड़ानों की अनुमति दी जाएगी। और आगे, जब ये प्रयोगात्मक अस्थायी अवधि पूरी हो जाएगी और यह प्रयोगात्मक से औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त हो जाएगा, तो निश्चित रूप से वे हर जगह उड़ान भरेंगे। हर चीज़ का अपना समय होता है। सवाल कब या फिर कहाँ? ये सिर्फ एक तथ्य की पुष्टि है। मैं चाहता हूँ कि एयरशिप्स उड़ना शुरू करें। हम इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं और आप भी, तो ये बहुत जल्द ही निश्चित रूप से ऐसा होगा। हाँ, हम इन्हीं महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। क्या इस बात की कोई स्पष्ट समझ है कि किस देश में कानूनी नज़रिए से माल ढुलाई का काम शुरू करना अधिक आसान है? हो सकता है कि पहली माल ढुलाई रूस में नहीं बल्कि किसी और अन्य देश में शुरू हो जाए। सच कहूँ तो मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ कि रूस में ही सबसे पहले तरह तरह की बड़ी और महत्वपूर्ण तकनीकी अवधारणाओं को लागू करने की गति देखी जाए, लेकिन वर्तमान में यह चीन है। चीन ने अभी हाल ही में ये महत्वपूर्ण घोषणा की है कि उनकी कई प्रांतों ने पहले ही कानूनन बिना ड्राइवर के टैक्सी को यात्रियों की ढुलाई के लिए आधिकारिक तौर पर अनुमति दे दी है। बस, यह एक प्रायोगिक नियामक क्षेत्र है। उड़ान भरिए, कृपया। दुनिया के बाकी सभी देश अब चीन के पीछे पीछे चलने की स्थिति में आ गए हैं, तो इस सवाल का जवाब सबसे अधिक संभावना है कि यह चीन ही है। इसके बाद अरब देश आते हैं, जो भी इस क्षेत्र में सबसे आगे रहना चाहते हैं, और वे उतने सुस्त नहीं हैं जितने कि शर्तियाँ तौर पर वही संयुक्त राज्य अमेरिका, जो भी यहाँ एक तकनीकी महाशक्ति है, लेकिन वहाँ नौकरशाही ज़्यादा है। फिर आते हैं अरब देश, शायद ऐसा ही है, चीन। लेकिन रूस भी, रूस असल में जब बाकी देशों की बात आती है तो रूस में सबसे अधिक संभावना है कि इसमें ज़्यादा समय लगेगा। नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे सकारात्मक और महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, और ये विशेष कानूनी क्षेत्र भी हैं, जैसे कि वही टॉम्स्क क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र, जो अपने खुद के उड़ान परीक्षण परिसरों के साथ संघीय स्तर पर सफलतापूर्वक उभर रहे हैं। और अब कानून विधायिका भी सब कुछ नए प्रकार के हवाई जहाज़ों के विस्तृत विवरण और उनके सुरक्षित संचालन संबंधी नियमों की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और कुल मिलाकर पूरे हवाई क्षेत्र के प्रबंधन और आधुनिकीकरण को लेकर भी महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यह एक व्यापक और महत्वपूर्ण प्रयास है। क्यों नहीं हो सकता है? मैं स्पष्ट रूप से इसमें रुचि देखता हूँ, यहाँ तक कि हमारे चैट्स में भी शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आए थे जो सीधे रूसी संघ की सरकार की ओर से थे। विकास के लिए संभावित दिशाएं, और वहाँ डिरिजेबल्स, हवा में उड़ने वाले विशालकाय जहाज़ भी शामिल हैं। जिस महत्वपूर्ण ग्राहक के साथ हम अभी काम कर रहे हैं वह भी रूस से है, और विशेष रूप से माल ढुलाई के लिए, और उसी भौगोलिक क्षेत्र में जहाँ से वह है। ये तो लगभग रोड मैप में भी स्पष्ट रूप से दर्ज हो चुका है, तो सबसे पहले रूस में ही इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन अभी चीनी लोग, जिनके पास एकमात्र प्रमाणित प्रकार का यंत्र है, हाँ, उनके पास एक डिरिजेबल है, तो चीनी लोग भी इस तकनीक में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये भी पूरी दुनिया से आगे है। तो अगला सवाल, शुभ संध्या। आप बर्फ़ जमने की समस्या से कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं अगर आप उत्तर में उड़ान भरने की सोच रहे हैं? और सिर्फ बैटरियों पर चलने वाले डिरिजेबल के बारे में क्या विचार है जिसकी बाहरी सतह सोलर पैनलों से बनी हो? 2 सवाल एक में। महाशय, आप तो मजाक करने पर मजबूर कर रहे हैं। ओह भगवान, क्या वाकई वहाँ बर्फ़ जमेगी? क्या हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं? अरे, इन बर्फ़ जमने की समस्याओं का तो 100 साल पहले ही हल निकाल लिया गया था। आजकल हवाई जहाज़ों में भी इसका समाधान है। ठीक ठीक, हम इसकी योजना कैसे बनाएंगे? हमारे पास एक पावर यूनिट है जिसे स्थापित किया जाएगा। वह बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करती है। ये उस तरह की गर्मी नहीं है जैसे आंतरिक दहन इंजन में होती है,
जो किसी स्थानीय क्षेत्र को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है और उस गर्मी से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। बल्कि यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ बड़ी मात्रा में हवा होती है और ये बड़ी मात्रा में गर्म हवा जो बाहरी आवरण और अन्य चीज़ों के लिए काफ़ी ठंडी है, लेकिन इस बर्फ़ जमने की समस्या के लिए काफ़ी गर्म है, इससे आसानी से निपटा जा सकता है। साथ ही आधुनिक सामग्री भी है। कुछ विशेष धागे होते हैं जिन्हें आवरण या बाहरी सतह में सिल दिया जाता है, जो गर्म हो सकते हैं। और हाँ, अगर एयरशिप कठोर है और पूरी तरह सोलर पैनलों से ढकी है तो खुद पैनल भी गर्म हो सकते हैं। ये भी बिजली से जुड़ी कोई समस्या नहीं है, ये मानो जहाज़ पर ही या इन्हीं पैनलों से उत्पन्न होती है। कुल मिलाकर आपके सवाल का संक्षिप्त उत्तर कि हम बर्फ़ जमने की समस्या से कैसे निपटेंगे, गर्मी से। समझ गया। अगर बिना पायलट के एयरशिप का नियंत्रण दूरस्थ रूप से किया जाता है तो नियंत्रण के अपहरण, चोरी या हैकर हमलों से सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? बताइए कौन कौन से उपाय किए जाएंगे? उम्मीद है ये अच्छी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। इसकी गुणवत्ता कैसी होगी? ये स्वाभाविक है कि हमारे पास फ़िलहाल सॉफ्टवेयर की सुरक्षा पर काम करने वाली कोई अलग से समर्पित टीम नहीं है, क्योंकि यह एक लंबी, महंगी और काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और अभी इसकी ख़ास आवश्यकता भी नहीं है। फ़िलहाल हमें कुशल हाथों और उस मज़बूत आधार की आवश्यकता है जिससे प्रोग्रामिंग की वास्तविक शुरुआत होती है, ताकि पूरे सिस्टम की सुरक्षा को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सके। आगे चलकर इसमें विशेष टीमें भी जुड़ेंगी जो सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, क्योंकि उनके बिना अब यह कार्य संभव नहीं होगा और यह एक अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण कदम है। मैं खुद से क्रिप्टो एन्क्रिप्शन और अन्य संबंधित सुरक्षा प्रणालियां बनाने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन असल में ये सभी महत्वपूर्ण कार्य विशेष रूप से प्रशिक्षित और अनुभवी कंपनियों द्वारा किए जाते हैं जो इसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, और हम निश्चित रूप से उनसे सहयोग करेंगे। जो सुरक्षा, संरक्षण और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा का काम करती है, ऐसे मामलों में विशेषज्ञों से संपर्क करना ही ज़्यादा उचित लगता है। हाँ, 21वीं सदी में, जैसा कि हमारे किसी पोस्ट या वीडियो के नीचे एक टिप्पणी में स्पष्ट रूप से लिखा गया था, अब ऐसी कंपनियों से संपर्क करना एक महत्वपूर्ण जीवन की आवश्यकता बन गया है। यानी यह सब इतना अधिक आगे बढ़ चुका है कि अब खुद से शुरू से ही अपनी सुरक्षा करना लगभग असंभव सा हो गया है। तो हाँ, ये वास्तव में बड़ी और सुस्थापित टीमें होती हैं जो स्पष्ट, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और पूरी तरह से समझ में आने वाले तथा पारदर्शी दामों पर यह सब जटिल काम भी बहुत आसानी से और कुशलता से कर लेती हैं। हालांकि देखिए, यहाँ तक कि बड़ी कंपनियां भी, जैसे कि वही एरोफ्लोत हाल ही में एक हमले का शिकार हुई थी, तो यहाँ तक कि बड़ी कंपनियां और वे भी जो सुरक्षा करते हैं, उन्हें भी ऐसे मामलों का सामना करना पड़ता है। हम पूरी कोशिश करेंगे। असल में उचित और पर्याप्त कौशल होने पर किसी भी जटिल सिस्टम का नियंत्रण अपने हाथ में आसानी से लिया जा सकता है। क्या आपने हाल ही में वह चौंकाने वाली खबर नहीं देखी? वह तो पूरी तरह से कुछ बहुत ही अजीब सी और अविश्वसनीय घटना थी। मैंने उसे पढ़ा और अपने व्यक्तिगत कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण निशान लगा लिया कि यह सच में ही घटित हो गया। यह पहली इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण सूचना थी जिसे पढ़कर मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। कुछ अज्ञात हैकर्स को ऐसी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच मिल गई जिसमें शायद फ्रांस की पनडुब्बियों से परमाणु मिसाइल लॉन्च करने के गोपनीय कोड तक भी शामिल थे। बहुत सारी तकनीकी जानकारी और इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें। सोचिए, अगर हैकर्स को उच्चतम स्तर की सैन्य गोपनीयता तक पहुंच मिल गई होती, जैसे कि फ्रांस की पनडुब्बियों की परमाणु मिसाइलें, और वह पूरा संवेदनशील आर्काइव बस इंटरनेट पर पूरी तरह से फैल गया होता। हम वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प समय में जी रहे हैं। हाँ, सरकारें अक्सर बहुत जड़वत हो जाती हैं, और चाहे वे तकनीक, प्रक्रियाओं आदि के शिखर पर रहने की कितनी भी कोशिश करें, एक ऐसा नया समूह सामने आ जाता है जो इस जड़ता से पूरी तरह से बंधा नहीं होता और उसे आसानी से पहुंच मिल जाती है। हमें उन हैकर्स से संपर्क करना चाहिए ताकि वे हमारी मदद कर सकें और हमारे एयरशिप को चोरी से बचाने के लिए सुरक्षा बना सकें। एयरड्रोम खरीदने के बाद क्या आप तीसरे या उससे भी बड़े चरणों पर जाने की कोई योजना बना रहे हैं? मुझे लगता है सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार ही है। हमने एक मॉडल अपनाई है, यूं कहें, और उसी के अनुसार ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने तो हाल ही में ही चरण बदला है। एयरड्रोम खरीदने के बाद कोई चरण परिवर्तन नहीं होगा।
इसकी उम्मीद बिल्कुल ना करें। तो गैस टरबाइन इंस्टॉलेशन में कौन सा स्टार्टर जनरेटर इस्तेमाल किया जाएगा? क्या यह एक एसिंक्रोनस मशीन होगी या फिर एक बीएलडीसी? वैसे एक सुझाव है, एरोलेट को स्टैंड के ऊपर वर्टिकली लटका दें, ऐसी एक आइडिया थी। हाँ, वहाँ छत की ऊंचाई 6 मीटर है। ये छत की ऊंचाई नहीं बल्कि स्टैंड की ऊंचाई की सीमा है। छत तो बहुत ऊंची है लेकिन नियम के अनुसार 6 मीटर से ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए यह संभव नहीं होगा, लेकिन आइडिया अच्छी है। छोटा सा मॉडल तिरछा रखा जाएगा ताकि लंबाई में कुछ मीटर और मिल जाए। हाँ, ये लगभग 6-7 मीटर का हो जाएगा। क्या ऐसी विशेष मूरिंग पॉइंट्स विकसित की जाएंगी जिन्हें खुद एयरशिप आसानी से गिरा सके और लगभग आधे घंटे की तैनाती के बाद खुद ही उस पर आकर स्थिर रूप से लग जाए? तो इसका मतलब ये है कि शुरू में कोई तकनीकी एयरशिप उड़ती है जो ये मूरिंग पॉइंट्स बिखेरती है ना? और फिर उसके ठीक पीछे कोई टूरिस्टिक या फिर कोई मालवाहक एयरशिप आती है। सैद्धांतिक रूप से ये बिल्कुल संभव है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो खुद एयरशिप भी अपने साथ मूरिंग मस्त ले जा सकती है, और कुछ एयरशिप्स ने ऐसा किया भी है, तो फिर क्यों नहीं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या एयरशिप फायर ब्रिगेड बन सकती है या जंगल की आग बुझा सकती है? क्योंकि अगर एयरशिप एक साथ दर्जनों टन पानी गिरा दे तो वह कॉर्क की तरह ऊपर उड़ जाएगी। अगर यह एक ऐसा एयरशिप है जिसमें उच्च स्तर की हाइब्रिड गुणवत्ता है तो ये उड़ नहीं पाएगा, लेकिन फिर क्या इसे विमान की तरह आग बुझानी चाहिए? हालांकि ये हवा में आसानी से मंडरा सकता है, एरोडायनामिक लिफ्ट को बनाए रखते हुए, उदाहरण के लिए, और निर्देशित जेट्स के जरिए भी, क्यों नहीं? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जो इसे अद्वितीय बनाती है। कुल मिलाकर बहुत कुछ किया जा सकता है, यहाँ तक कि किसी भी तरह के उपयोग तक संभव है। जवाब है हाँ। अलग अलग अवधारणाएं हैं, हर चीज़ में गहराई से जाना पड़ता है, ये अलग अलग परियोजनाएं हैं। फिलहाल हम विशेष रूप से वाहक के निर्माण पर काम कर रहे हैं, और वहाँ कौन सा उपयोगी भार संभव है, बहुत कुछ। ये अगला महत्वपूर्ण कदम है। जो अग्निशमन उपकरण है वह सिर्फ पानी भर कर डालना ही नहीं है, हालांकि ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन ये अलग अलग लक्षित विकास हैं। अग्निशमन में डिरिजेबल्स के उपयोग के लिए कई तरह के समाधान और अवधारणाएं हैं, जैसे कि पानी के बमों की मदद से, नियंत्रित जलधाराओं की मदद से, और अन्य कई प्रभावी तरीकों से। स्वाभाविक रूप से सब कुछ गहराई से अध्ययन और परीक्षण की मांग करता है, और इसी तरह की अन्य बातें भी। यह एक बिल्कुल अलग और महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस सवाल पर निश्चित रूप से काम किया जा सकता है। क्या प्रदर्शनी में प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है? अपने एयरशिप की प्रोजेक्शन छत पर बनाएं। अगर छत समतल है तो दूर से ये ऐसे दिखेगा जैसे वह सबके ऊपर उड़ रहा हो। इस आइडिया को पायरेट थीम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, समझे? बस एक काफ़ी ताकतवर प्रोजेक्टर ले आओ और पूरी छत पर ऐसे प्रोजेक्शन करो जैसे कोई डिरिजेबल प्रदर्शनी के नीचे से गुजर रहा हो। इसके लिए काफ़ी पावरफुल प्रोजेक्टर चाहिए होगा, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ रोशनी होगी, या फिर हैकर्स से कहो कि बिजली काट दें। लेकिन ऐसा करेगा कौन भला? पूरी प्रदर्शनी में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी है जो डिरिजेबल बनाती है। नहीं, वहाँ साफ साफ एरोनोवा लिखा होगा। अगर साल 2028 में हमारे डिरिजेबल पर एक वर्ल्ड टूर होगा और उसका रूट लॉस एंजलिस से होकर गुजरेगा, तो मैं पहले से ही रूस तक का टिकट बुक करना चाहूँगा। मैं ऐसे शानदार सफ़र का सपना देखता हूँ। बुक कर दिया गया है। लॉस एंजलिस से रूस तक। मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। मेरी बुकिंग पहले ही कर दी गई है। मैं सारी आवश्यक बुकिंग कर दूंगा। नोवा 01 के मूल्यवान ग्राहकों के साथ अनुबंध या सशर्त समझौते सफलतापूर्वक किए गए हैं। कार्य समूह बनाए गए हैं। हम तकनीकी स्वरूप तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है यह सिर्फ अनुबंध से थोड़ा अधिक है, इसलिए सब कुछ ठीक है। थोड़ा और जोड़ दूं कि ग्राहक एक से अधिक हैं। हाँ, तो एक डिरिजेबल आतंकवादी हमलों के प्रति कितना सुरक्षित है? उदाहरण के लिए सभी को ज्ञात एफपीवी ड्रोन कितना खतरनाक है? या फिर क्या एक डिरिजेबल बड़े छेदों के बावजूद भी पूरी तरह से सक्षम रहेगा? और क्या यह अपनी उड़ान जारी रख पाएगा? सुरक्षित रूप से ज़मीन पर आसानी से उतर सकेगा,
लेकिन एफपीवी ड्रोन से तो टैंक भी सुरक्षित नहीं है। तो यही एक महत्वपूर्ण बात है। बातें होती हैं, ग्रेनेड लॉन्चर से, मशीन गन से, किसी भी चीज़ से गंभीर नुकसान हो सकता है। एक विशाल डिरिजेबल को एफपीवी ड्रोन से इस तरह नुकसान पहुंचाना मुश्किल है कि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए। वह आराम से नीचे उतर जाएगा और कुछ खास नहीं होगा, अगर केबिन में जहां कोई है हमला ना हो। जाहिर है वहां बिना किसी परिणाम के नहीं रहेगा। छोटा डिरिजेबल है तो किसी भी विस्फोट से निश्चित रूप से नुकसान होगा। अगर आपको एक आतंकवाद रोधी डिरिजेबल चाहिए जिसमें अपने खुद के एफपीवी ड्रोन हों जो सामने से उड़कर जाएं, तो इसे व्यवस्थित करना मुश्किल नहीं है। हाँ, डिरिजेबल, क्योंकि उसमें वास्तव में बहुत अच्छी ऊर्जा क्षमता होती है और वह काफ़ी भारी वजन आसानी से उठा सकता है, तो वह अपने साथ कई तरह के महत्वपूर्ण उपकरण ले जा सकता है। लेकिन मैं हथियार शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। कुछ भी बनाया जा सकता है। तो इसी सकारात्मक नोट पर सवाल ख़त्म होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपके पास और सवाल हैं तो कृपया पूछिए, हम निश्चित रूप से दिखाएंगे। अगर आप एक ग्राहक हैं और शायद एक सुरक्षित बख्तरबंद गाड़ी में चलते हैं और आपके पास ख़ास तौर पर एक सुरक्षित डिरिजेबल बनवाने के लिए पर्याप्त साधन हैं, तो कृपया हमें इशारा कीजिए, हम आपके लिए यह ख़ास तौर पर तैयार करेंगे। तो लगता है कि इसी के साथ सवाल ख़त्म हो गए हैं। मैं एक बार फिर जल्दी से देख लेता हूँ और अगर कोई नया सवाल नहीं है तो हम समाप्त करेंगे। वैसे भी हमारा वेबिनार 1.5 घंटे से चल रहा है। ज़रा मुझे एक बार अच्छी तरह से देख लेने दो। आजकल तो हर तरफ तरह तरह की खबरें फैली हुई हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कुछ सिर्फ अफवाहें। इन सभी खबरों को देखकर अब मुझे लगता है कि यह जानकारी मेरे लिए काफ़ी है। अभी मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, हम तरह तरह के आंतरिक मानक अपनाते हैं, विभिन्न संगठनात्मक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण बदलाव करते हैं और उत्पादन के साथ नई परियोजनाएं सफलतापूर्वक शुरू करते हैं। सब कुछ वास्तव में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैंने पिछले वेबिनार में विस्तार से बताया था कि क्या कहाँ है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। अब अगले गुरुवार को मैं आपको नवीनतम स्थिति अपडेट प्रदान कर सकता हूं, तो हम उत्पादन और असेंबली से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। तो फिर हम उन्हें अगले वेबिनार के लिए तैयार कर लेंगे। आवाज़ थोड़ी और तेज़ होनी चाहिए, यहाँ चैट में शुरुआत में ही लिखा था। दोस्तों, लगता है कि हमने इसे ठीक कर दिया था। बहुत बढ़िया, तो फिर सब कुछ ठीक है दोस्तों। कृपया खबरों पर अपनी नज़र रखें और लेबोरेटरी पर आने वाले वीडियो रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करें। जल्द ही कुछ नए और रोमांचक वीडियो आने वाले हैं। हालांकि हम इसे लेबोरेटरी कहते हैं, असल में हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि जो विभाग हम वास्तव में लेबोरेटरी कहते हैं, वह फ़िलहाल हमारे लिए एक प्रायोगिक उत्पादन इकाई के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। जो ल्यूबेरत्सी में है, उदाहरण के लिए रुसलान के पास, वहाँ एक सुसज्जित मैकेनिकल वर्कशॉप है जहाँ विशेष रूप से टेल असेंबली के स्ट्रक्चरल फ्रेम्स बनाए जाते हैं। ये सब वास्तव में बहुत शानदार है। और उदाहरण के लिए छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सर्किट बोर्ड, पावर सप्लाई सिस्टम, वही ऑन बोर्ड कंप्यूटर, छोटे घूमने वाले मैकेनिज्म और बाकी सब कुछ यहाँ ही स्वाभाविक रूप से निर्मित होता है। तो ये कोई साधारण लेबोरेटरी नहीं है, मैं तो कहूँगा ये एक तरह का छोटा प्रायोगिक उत्पादन है और साथ ही साथ एक पूर्ण विकसित लेबोरेटरी भी है। और वहाँ भी स्वाभाविक रूप से कुछ नई बातें हैं। जो लोग ध्यान से देख रहे थे उन्होंने देखा कि अर्त्युम शुरू में क्या कर रहे थे और कहते थे जल्द ही सब कुछ शुरू करेंगे। तो अब आखिरकार वह जल्द ही आ ही गया, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तो वीडियो की प्रतीक्षा करें, हम वैज्ञानिक शाखा की शुरुआत कर रहे हैं, उम्मीद है सक्रिय रूप से। क्या सामग्री तैयार हो रही है? हाँ, ध्यान रखें, यह दिलचस्प होगा। ठीक है, सबको अलविदा। धन्यवाद कि आप जुड़ रहे हैं। कृपया रिएक्शन दें, कमेंट लिखें। फिर मिलेंगे।